हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था लियोन के साथ में क्या क्या हुआ था। उसके ऊपर काउंटर काउंटर्स को शक हो चुका है। इनको लगने लगा है कि इनका बेटा जो सलमान के सामने है वो सलमान का बेटा है ही नहीं, वो कोई और है। वो उसके अपने जेवर सवाल पूछता है और जेवर पहली बार काफी अच्छी तरह झूठ बोलता है। वो उनको बता देता है कि जो वो बंदा है जो उनके सामने है वो सलमान का बेटा ही है, पर उसके ऊपर सर पे एक अटैक हुआ था जिसकी याददाश्त चली गई है। ये दोनों इस बात को मान भी जाते हैं क्योंकि जेवर नॉर्मल झूठ नहीं बोलता। और जब जेवर इतनी सफाई से इतना शानदार झूठ बोल जाता है तब लियोन से शाबाशी करता है। उसे कहता है बहुत अच्छे, तुम काफी कुछ सीख चुके हो। जेवर बोलता है हाँ, आप ही से सीख रहा हूँ। इसके बाद लियोन इन दोनों को अपने साथ में लेकर एक रूम में आता है और उनको बताने लगता है कि आप लोग बिल्कुल भी चौंकना मत। मैंने एक बहुत ही गंदा सपना देखा था। मैंने उस सपने में देखा कि हमारी पूरी सिटी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है। इसके बारे में मैंने एक ड्रैगन से बात की, वही ड्रैगन जो यहाँ से पास वाले रूम के अंदर सो रहा है। उस ड्रैगन ने मुझे बताया कि ये सपना केवल सपना नहीं है बल्कि ये सपना जल्दी सच हो सकता है। इसके लिए मुझे कई सारे लोगों से सवाल जवाब करने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे ट्रुथ और ज्वेल को बनाना पड़ेगा जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जान सकता हूँ। उनके पास में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत यह है, जो ट्रुथ और ज्वेल है वो बहुत ज्यादा मजबूत चीज है। वो काफी ताकतवर है और जब कभी भी उसे एक्टिवेट किया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा शॉकवेव प्रूव करेगी। अगर हम उसे पानी के अंदर नहीं बनाएंगे तो पूरी दुनिया ऐसे हिलने लगेगी। उसको पानी में बनाना जरूरी है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर हम उसे पानी के अंदर बनाते हैं तो भी वो सुनामी ला सकता है। इसके लिए हमें नदी के आसपास में एक डैम बनाना पड़ेगा। डैम बनाने के अंदर काफी लंबा टाइम लगने वाला है। ये हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बैरन बोलता है तो वो ठीक है, डैम बनाने का हम शुरू कर दो। इसमें इतनी दिक्कत वाली बात क्या है? लियोन बोलता है कि सच में मैंने आपको इतनी बड़ी बात बता दी कि हमारी फ्रंटियर सिटी जल्दी नष्ट हो सकती है। ये जानने के बाद भी आप बिल्कुल भी चौंके नहीं, एकदम नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हैं। बैरन बोलता है हाँ बिल्कुल, हम एकदम नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हारे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे होते हुए फ्रंटियर सिटी को और कुछ भी नहीं हो सकता। और वैसे भी हम पहले काफी कुछ ऐसा जान चुके हैं जो कि हमें पहले कवच चौंका चुका है। ये तुम्हारे लिए कवच नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा हम हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तुम चाहे जो कुछ भी करो, अगर तुम्हें हमारी किसी तरह की मदद की जरूरत है तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। लियोन बोलता है नहीं, आप कुछ मत कीजिए, आप बस खुद को जितना हो सके उतना हेल्दी रखिए, इतना ही मेरे लिए काफी होगा। बाकी सारा काम तो मैं संभाल ही लूंगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ मेरी मदद करने के लिए। इसी तरीके से बैरन से बात करने के बाद में लियोन बाहर आ जाता है। बाहर के साइड में काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर, उसने अपनी पूरी सेना को इस जगह बुला लिया है। उन सभी से कहने लगता है हम जल्दी एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। अब तक हमने जितने प्रोजेक्ट किए हैं ये उन सभी में से ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसके अंदर हमें एक नदी के आसपास में एक डैम बनाना पड़ेगा। ये काफी मुश्किल मिशन है, लेकिन मैं आप सभी से बात करता हूँ, आप सभी की सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखते हुए इस मिशन को अच्छे से कंप्लीट करूंगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और हमें वो मिलेगा जो कि हमें चाहिए, ट्रुथ ऑफ ज्वेल, एक शानदार डैम। और उसके बाद में हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो इस काम को जल्दी शुरू करते हैं। लियोन की स्पीच के साथ में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। इस टाइम पर उसे एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है तुमने एक साथ कैसे टाइटल्स को अनलॉक कर लिया है। जिसके कहते हैं एक बहुत भी टाइटल की लिस्ट होती है। लियोन को बहुत सारे टाइटल मिल चुके हैं, लेकिन इनसे भी के अंदर कुछ भी खास नहीं है सिवाय इस एक टाइटल को छोड़कर जो कि एब्सोल्यूट ट्रस्ट। मतलब जो कोई भी लियोन की बातों को सुनेगा, अगर वो थोड़ा बहुत भी लियोन को जानता है तो उसकी बातों पर भरोसा करने लगेगा। पहले उसके पास में इसका उल्टा था, कोई भी लियोन की बातों पर भरोसा नहीं करेगा, उसको देखकर चिढ़ने लगेगा। लेकिन अब ये सब कुछ बदल चुका है। लोग लियोन की बातों को सुनने लगे हैं, उनके मन में इसके लिए रेस्पेक्ट आ चुकी है और इसी वजह से उसको नया टाइटल मिला है। इसके बाद लोगों से आगे बोलता है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम लोगों को अपनी पूरी प्लानिंग देता हूँ। इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए हमें कई सारी टीम्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले टीम के अंदर वो लोग होंगे जिन्होंने ऑर्डिनल फ्लोर के ऊपर काम किया था। इनको फ्लोरिंग किस तरह से करनी है इसका काफी एक्सपीरियंस है, तो तुम लोग यही काम करोगे। दूसरी टीम में आएंगे वो लोग जो कि मैग्नेटो सिटी से यहाँ पर आए। तुम सभी सोल्जर्स, तुम सभी काफी ताकतवर हो, तुम्हारा काम होगा शवलिंग का। इसके बाद में आती सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरी टीम जो कि कभी भी रुकेगी नहीं। इनको दिन रात लगातार काम करना पड़ेगा। लियोन ने इस तीसरी टीम के अंदर अपने उस बोन ड्रैगन और इसके अलावा उन सारे मॉन्स्टर शामिल किया है जो ये बिना रुके लगातार काम कर सकते हैं। ये सब भी खुद ही से कह देते हैं कि हाँ, ये ओवर टाइम, ओवरनाइट और फटीग के बिना काम करने के लिए तैयार है। बिना थके ये रात भर काम करते रहेंगे। इसके बाद में आएगी फोर्थ टीम जिसके अंदर लियोन के सारे मॉन्स्टर्स आएंगे। ये सारी मशीनों की तरह काम करने वाले हैं। इनको आराम करने का टाइम मिलेगा, लेकिन मशीन की तरह इनको कई जगहों पर यूज कर सकते हैं। इनका काम हर टीम की मदद करना होगा। 5th नंबर पर आएगा ये ग्रुप, लेकिन उससे पहले एक सेकंड, ये एल्फ का बैठी हुई है। इस एक पिक को देखकर चल रहा है एल्व्स और ऑर्क्स के बीच में काफी दोस्ती हो चुकी है। लियोन ने इन दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर डाला है। इनका काम होगा रिसोर्सेज जिनकी जरूरत है उन सभी को यहाँ पे लेके आना। इसके अलावा लियोन ने मैग्नेटो सिटी से जो बिल्डर इस जगह बुलाया था उसको भी इसी ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया है। इसके बाद में सबसे एंड में आता है ग्रुप नंबर 6 जिसके अंदर केवल जेवियर है। मतलब ये पांचों ग्रुप्स मिलकर जो काम नहीं कर पाएंगे उसको जेवियर करेगा, क्योंकि जेवियर सबसे काबिल है। उस सबके सामने एक बात ऐलान कर देता है कि तुमसे अगर कोई भी काम ना हो तो तुम जेवियर से मदद ले सकते हो, वो तुम्हारी पूरी मदद करने वाला है। ये सुनने के साथ ही जेवियर का मुंह उतर जाता है। वो गंदे से मुंह बनाते हुए कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम, मैं सबकी मदद करूंगा और इस पूरे ग्रुप के अंदर मैं अकेला कैसे हूँ? ये ग्रुप कहाँ है? मैं तो अकेला काम कर रहा हूँ। लियोन कहता है तो तुम अकेले बॉडीगार्ड भी तो हो और तुम्हारी काबिलियत के बराबर कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें अकेले ग्रुप के अंदर रखा गया है। यहाँ से आगे मैं किसी के मुंह से कोई भी शिकायत सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सबके सब काम शुरू करे बिना किसी भी
भी आनाकानी के और मैंने जैसे बताया बिल्कुल वैसे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। लियोन की इस बात के पूरे होने के साथ में जितने भी वर्कर्स सामने तरफ होता है वो सभी सब जरूर चलाता है। हाँ बिल्कुल, काम शुरू करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एकदम ही एक अलग जगह सीन देखते हैं। ये जगह बहुत चमकदार है। सामने की तरफ एक बहुत बड़ा सा कैसल है। ये हेवनली रिलियम का कैसल है जो कि फर्स्ट बिल्डिंग है और इस कैसल के अंदर एक ऑफिस भी है। मेनली इस ऑफिस के लिए इस कैसल को बनाया गया है। यहाँ पर अंदर की साइड में एक सीट के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि एक डॉक्यूमेंट को काफी ध्यान से पढ़ रहा है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए बोलने लगता है इसके ऊपर लिखा हुआ है किसी जगह पर कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा उजाला है कि मैं ठीक से देख नहीं पा रहा। इस बंदे का नाम गब्राल है जो कि इस जगह का एडमिनिस्ट्रेटर है और इस बंदे गब्राल के सामने एक और बंदा खड़ा हुआ है जो कि एक इंस्पेक्टर है। वो इसे कहने लगता है रोल लिम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि बिल्कुल भी वहां पर नहीं होना चाहिए था। वहां पर इसके बिल्कुल भी अलाउंस नहीं है। गब्राल बोलता है लेकिन उसको इसके बारे में पता कैसे चला? उन लोगों को इस तरह कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बिल्कुल पता चलना ही नहीं चाहिए था। उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा सीमित है। उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची कैसे? ट्रुथ और ज्वेल के बारे में उनको किसने बताया? ये डॉक्यूमेंट ट्रुथ और ज्वेल के कारण ही शायद से ज्यादा चमक रहा है कि मैं ठीक से इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जरूर से वो यही बना रहे होंगे। अगर सच में मेरा डर सच है, उन्होंने ट्रुथ और ज्वेल को किस तरह से कंप्लीट कर लिया तो पूरी दुनिया ऐसे पूरी तरह नष्ट हो सकती है। पूरी दुनिया के अंदर भूकंप सा आ जाएगा। एक बहुत खतरनाक केओस जल्दी शुरू होने वाला है। इंस्पेक्टर कहता है उस इंसान जिसने इसे बनाना शुरू किया है वो इंसान भी अपने पे काफी खतरनाक है। वेरकीज भी उसकी मदद कर रहा है जो कि ड्रैगन किंग है। उसने ट्रुथ और ज्वेल के बारे में उसको बताया, वरना आमतौर पर किसी भी को भी ट्रुथ और ज्वेल के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता है। गब्राल कहता है क्या कह रहे हो तुम? वो छिपकली कहीं का हमारी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से रिवील कर रहा है। वो एक ड्रैगन किंग था, इसी वजह से उसको बारे में बताया गया था, लेकिन वो इस तरीके से अपनी मर्जी से इसके बारे में आगे रिवील नहीं कर सकता। उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी चल छोड़ जाने दो, इसको बना तो एक इंसान ही रहना। एक इंसान के अंदर इतनी पावर हो ही नहीं सकती क्योंकि किसी भी तरीके से इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को बना सके। वो बिल्कुल भी इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इंस्पेक्टर बोलता है मुझे इस बात में थोड़ा शक लगता है क्योंकि उस बंदे ने पहले ही काफी सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया है। उसके पास में लगभग पूरी मशीन है। उसे केवल उस मशीन को अच्छी तरह से जोड़ देना है। जैसे भी चीज करने में कामयाब हो जाएगा ट्रुथ और ज्वेल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे डर है वो इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उस बंदे ने आज जितने भी काम किए हैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सारे प्रोजेक्ट काफी अच्छे से कंप्लीट हुए हैं जिन सभी को देखकर ऐसा लगता था कि इनको करना तो काफी मुश्किल हो सकता है। भले इसको करना नामुमकिन जैसा हो, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ करके इसे भी कर देगा। इसलिए अभी फिलहाल मुझे केवल आपकी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना साइन कर दें। उसके बाद मुझे परमिशन मिल जाएगी वो जिस किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसे पूरी तरह से डिमोलिश करने की। इस बंदे के इतना करने के साथ में ही फाइनली इसका नाम रिवील होता है। इसका नाम है रफेल। वैसे जो कोई पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी को नाम सुनकर काफी कुछ याद आ चुका होगा। रफेल, हाँ वही लड़की, वो एंजल टाइप। देखा जाए तो यहाँ पर इसका काम भी काफी तक वैसा ही है। ये भी एक एंजल है, बस फर्क इतना सा है उस सीरीज के अंदर रफेल ने आतंक मचा दिया था। मैं भी ये भी कुछ ना कुछ करने ही वाला है। यहाँ से हम दोबारा से फ्रंटियर सिटी का सीन देखते हैं। लियोन इस टाइम पर एक बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़ा हुआ है, अपने खुद की मशीन की छत पर खड़ा हुआ है और वाकई सबसे बोलने लगता है तुम्हें पता है मेरे पास में एक और बहुत स्पेशल पावर है। तुम सब अगर मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो मैं तुमसे इस वादा करता हूँ इस काम को करने में जितना टाइम लगेगा मैं उस टाइम को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दूंगा। लियोन की इस बातों सब लोग एकदम ध्यान सुन रहे होते हैं। लियोना की बोलता है तुम्हें पता है मेरे पास इतनी क्षमता है, मैं टाइम को रोक सकता हूँ। अगर टाइम रुक जाएगा तो इस काम को करने में तुम्हें बहुत कम टाइम लगने वाला है। कंस्ट्रक्शन पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाएगा। लियोन इतना कहता है कि सबकी निगाह जैसे एकदम से बदल जाती है। वो लियोन की तरफ बहुत ही अजीब ढंग से देख रहे होते हैं और इसी के साथ में लियोन सोचने लगता है ये लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं? कहीं इनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं केवल बड़ी बड़ी डींगे हाँ कर रहा हूँ। मेरे पास में इस तरह कोई पावर नहीं है। हाँ ऐसा हो भी सकता है। अब तक मैं इनसे एकदम ढंग से बात कर रहा था, लॉजिकली इनको पूरा प्लान कर रहा था और अब मैं एकदम से इतनी इनलॉजिकल सी बात कर रहा हूँ तो इनको थोड़ा अजीब सा तो लगेगा ही। इस टाइम पर लियोन के एक स्किल एक्टिवेट होती है जिसके ऊपर लिखा था एब्सोल्यूट बिलीव और इसके एक्टिवेट होने के साथ में जितने भी लोग यहाँ सामने तो खड़े होते हैं एकदम से सबके सब लियोन की बातों पर भरोसा करने लगता है। वो चिल्लाते बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा होगा ही, हमें आपके पूरा भरोसा है। अगर आपने कह दिया आप टाइम को रोक सकते हैं तो आप जरूर टाइम को रोक पाएंगे। आपने मोस्ट ऑफ समन किया है, इसके अलावा कई सारी मुसीबतों से हमें बचा है, कई तरीकों से फ्रंटियर सिटी को डेवलप किया है, तो मुझे यकीन है आप ये भी कर पाएंगे। सभी लोग इसी बात को रिपीट कर रहे होते हैं। जो वेर ये सब कुछ देख रहा है और देखते तो सोचे लगता है ये सब कुछ क्या हुआ? एक सेकंड के अंदर इन सभी का बिहेवियर इतना ज्यादा बदल कैसे गया? और तभी उनकी नजर पड़ती है इन सभी के चेहरे एकदम बदल चुके हैं। सभी के चेहरे के ऊपर एक एविल स्माइल है, बिल्कुल वैसी स्माइल जैसे लियोन के चेहरे के ऊपर होती है। ये सब के सब लियोन के साथ में रह रखे लियोन के जैसे ही होने लगे। इन्हें देखकर लियोन भी ठीक उसी तरह हंसने लगता है और आगे बोलता है तो फिर ठीक है मेरे बहादुर सिपाहियों आगे बढ़ो, हम इस कंस्ट्रक्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ में लियोन अपने टाइम फ्रीज की पावर को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ में उसके 3000 आईडी पॉइंट खर्च जाते हैं। उसने टाइम को फ्रीज कर दिया है। एक बहुत बड़ा डोम बन चुका है जिसके अंदर का टाइम रुक गया है, मतलब इस डोम के बाहर का टाइम रुक गया है। अंदर के साइड में जो भी मूवमेंट होगी वो काउंट की जाएगी। वैसे इस स्किल का यूज करने का इफेक्ट केवल टाइम के ऊपर ही नहीं बल्कि लियोन के ऊपर दिखाई देने लगा है। लियोन का हार्ट के ऊपर कुछ बर्फ से दिखाई देने लगी है। लियोन के ऊपर इस हार्ट का, उस फ्रीजिंग हार्ट का जो कि लियोन की बॉडी के अंदर है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। लियोन का हार्ट
हार्ट उसके फ्रीज के कारण धीरे धीरे जमने लगा है। इससे उसकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जेवर पूछता है क्या हुआ, क्या आप ठीक है? लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, ये शायद से कोई एक्साइटमेंट है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतने बड़े काम को मैं जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ। इस दुनिया के अंदर शायद से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कभी भी इस तरह कंस्ट्रक्शन देख पाया होगा। हम पहले होंगे जो कि ये चीज कर रहे हैं। एक बार जैसे ये डैम बनना कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ट्रुथ और ज्वेल के ऊपर भी काम शुरू कर सकता हूँ। जल्दी मेरे को मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसी के साथ ही लियोन के माइंड के अंदर कई सारी कैलकुलेशन चलने लगती है। ये डैम बनाना इतना भी आसान काम नहीं है। पूरी कैलकुलेशन के साथ में हर एक चीज के ऊपर पूरा ध्यान रखते हुए इतनी निगरानी साथ में इस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। वो हर एक सेकंड ये सब कुछ सोचता रहता है कि किस किस तरीके से उसको डैम बनाना है और कैसे काम कंप्लीट होगा। लियोन की प्लानिंग कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले वो एक टेम्पररी डैम बनाएंगे, पानी को सीधे आगे निकलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बीच के अंदर एक खाली इलाका बनाया जाएगा जहां पर मशीन सेटअप की जाएगी और दोनों तरफ टेम्पररी डैम बनाए जाएंगे जिनको बाद में परमानेंट किया जाएगा। लियोन ने अब तक जितनी प्लानिंग की होती है ये प्लानिंग काफी तरह वर्क कर रही होती है। काफी सारा काम हो चुका है। बीच के अंदर लियोन ने अपने आंखों की मदद से देख लिया है कि किस जगह पर ट्रुथ और ज्वेल कंप्लीट करना है। अपनी इस प्रोग्रेस को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। वो सोचने लगता है अगर इस स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो कुछ टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास में ट्रुथ और ज्वेल होगा। इसी टाइम पर उसको एक आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ चिल्लाते बोलता है क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भद्दे से गाना गाने वाले जीव जल्दी से मेरे पास में आओ। ये आवाज वेरकाइस की है, मतलब ड्रैगन किंग की। लियोन इस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ड्रैगन किंग इस तरह से उसको बुला रहा है, वो भी इस टाइम पर। वो इस टाइम पर नॉर्मल तौर पर एकदम सोता रहता है, वो कभी भी दिन में जागता नहीं है, लेकिन उसने एकदम से उसे बुलाया है। इसका मतलब कोई इमरजेंसी होगी। लियोन तुरंत ही सारा काम छोड़ छाड़कर उस तरफ भागने लगता है और सीधे भागते हुए वेरकाइस के पास पहुंचता है। उसे पूछता है क्या हुआ? वेरकाइस कहता है मेरी गर्दन के तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कब फिलामेंटा से पड़ा हूं ना, तो एक काम करो मेरी गर्दन दबा दो। लियोन कहता है क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगा था कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, इस वजह से ऐसे भागते हुए आया हूं। आपके तो छोटा सा काम था, ये तो आप किसी से भी करवा लेते। वेरकाइस कहता है क्या कह रहे हो तुम? मेरी गर्दन के अंदर इतनी जोर से दर्द हो रहा है और तुम्हें लगता है ये कोई इमरजेंसी नहीं है। मैं एक ड्रैगन किंग हूँ, अगर मुझे किसी तरह की परेशानी होती है तो वो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है जिसको तुरंत ही सॉल्व किया जाना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो हर चीज जो कि मुझे दिखाई देगी मैं उस हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, कुछ भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिसको लियोन का भी गुस्सा आता है। वो सोचने लगता है ये तो बहुत गलत है, ये तो मुझे धमकी दे रहा है। ये सोचकर अपने हाथों के अंदर कल्चर एनर्जी को इकट्ठा करता है और आगे बोलता है अच्छा ऐसी बात है, आप चाहते हैं मैं आपको गलत दबा दूं? वेरकाइस बोलता है हाँ बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ। सुनने में काफी और सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा तो यही है, तुम दबा दो इसे। इसी के साथ ही लियोन सोचता है अब तुम देखो मैं किस तरह तुम्हारा गला दबाता हूँ। इस तरह तुम्हारा गला दबाऊंगा कि एकदम गला तुम्हारा पेट जाएगा, तुम सांस भी नहीं ले पाओगे और कुछ टाइम के अंदर तुम मारे जाओगे। ये कहने के बाद भी उसके गले के ऊपर एक जोर से अटैक करके अपना पूरी ताकत उसके ऊपर लगा देता है। वो पूरी जान से उसके गले को दबाने की कोशिश कर रहा है। सोचने लगता है बस थोड़ी ताकत और उसके बाद में इसी गर्दन पूरी चकनाचूर हो जाने वाली है। ये कहते लियोन हर एक सेकंड अपने प्रेशर को और ज्यादा तेज करता जा रहा है, जितना उसके उतना तो जो लगा दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस वेरकाइस के ऊपर ऐसा कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। वो कहने लगता है थोड़ा सा और जोर लगाओ, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा कम ताकत है, अगर इतनी ताकत लगाओगे तो मेरी मसाज नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है बस तुमने मेरे ऊपर हाथ रख रखा है और थोड़ा सा जोर लगाओ। इसी के साथ ही लियोन सोचने लगता है मैं तो इसकी मसाज कर रहा था, इसको ये दबाना मसाज के हिसाब से भी काफी ज्यादा कम लग रहा है। मैं इसी गर्दन को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको लग रहा है मैं अपनी ताकत लगा ही नहीं रहा, मतलब मुझे और कितनी ताकत लगानी पड़ेगी इसी गर्दन को तोड़ने के लिए। ये एक ड्रैगन है, मेरी पास काफी ज्यादा कम है, यानी कि इसका मतलब यह है अगर मैं अपनी पूरी ताकत इसके ऊपर लगा दूंगा तो भी ऐसा हो सकता है कि मैं उसको पूरी तरह मार ना पाऊं। लेकिन फिर भी एक बार चेक करके देखते हैं। अब तो इसने खुद से मुझसे कह दिया है। जिकित लियोन अपनी पूरी पावर और भी जोर से लगाने लगता है और अब तो वो क्लियरली जोर से हंसना शुरू कर दिया है। वेरकाइस के लियोन को आगे से कहने के बाद में अब लियोन को बिल्कुल भी डर नहीं है। इसको पता चल भी जाए तो कि लियोन इंटेंशनली से गला दबा रहा है। वेरकाइस आके बोलता है तुमने ताकत लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम पूरी तरीके से मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा और ताकत लगाओ। और अब ये सुनने के बाद लियोन समझ जाता है अब कुछ भी तरीका नहीं है, उसने पहले अपनी पूरी ताकत लगा दी है, इससे ताकत वैसे भी लगा नहीं सकता, तो बस उसी रफ्तार से उसकी गर्दन को दबाने लग जाता है। वो समझ चुका है कि वो केवल मसाज ही कर सकता है। और अब शायद से धीरे धीरे करके वेरकाइस की बात समझ आ चुकी है कि लियोन के लिए इसी प्रेशर करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो इसी को एंजॉय करने लगता है और फिर लियोन से पूछता है मेरे पास में एक सवाल था। लियोन बोलता है हाँ पूछिए। वेरकाइस बोलता है तुम्हें पता है ना जब कभी भी तुम ट्रुथ और ज्वेल को बनाए कंप्लीट कर लोगे तो जो कुछ भी आगे जाके होने वाला है तुम उस तक को बदल सकते हो, मतलब कोई भी अनहोनी घटना इस घटना के ऐसी नहीं होगी जो कि तुम्हारे सोचने के बाद में वो हो जाए। लियोन कहता है आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं कि ट्रुथ और ज्वेल के उनसे मैं क्या करना चाहता हूँ, ये बातों को पहले से पता है। वेरकाइस बोलता है हाँ मुझे पहले से पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ अपने सवालों के जवाब हासिल करने के बाद में तुम ट्रुथ और ज्वेल के साथ में आगे क्या करोगे। लियोन कहता है अभी कुछ का सोचा नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है शायद से मुझे उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज केवल लालच क्रिएट करेगी और ये लालच एक हेडक को जन्म देगा। मैं इस तरह की किसी भी हेडक को अपनी लाइफ में नहीं चाहता हूँ। मैं एकदम सिंपल सी एकदम नॉर्मल सी लाइफ चाहता हूँ जो मुझे तभी मिल सकती है जब मेरे पास में इस तरह कोई भी चीज ना हो। ये कहते लियोन अपना कब्जा तो जोर भी लगा रहा होता है इस वेरकाइस की गर्दन के ऊपर और वेरकाइस की नजर इसी समय लियोन के चेहरे पर पड़ जाती है और एकदम से वो मुंह फिरते बोलने लगता है ओ शिट मैंने क्या
देख लिया, कितनी गंदी शक्ल है तुम्हारी। लियोन ने सोचने लगता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि मैं अपनी कुछ ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहा हूँ, इस वजह से मेरी शक्ल ऐसी हो चुकी है। वैसे इस समय वेरकेस काफी संतुष्ट होता है। वो सोचने लगता है ये तो काफी अच्छी बात है। इसको थोड़ा सुनने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा। मैं ये बात सुन के एकदम संतुष्ट हो चुका हूँ कि आगे जाकर ट्रुथ और ज्वेल का कोई भी गलती होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल वो परफेक्ट इंसान है जिसको ट्रुथ और ज्वेल की कमांड दी जा सकती है। और इसके अंदर लियोन से कहता है तो भी ठीक है, मेरा काम हो चुका है, मुझे भी ज्यादा मसाज नहीं करानी है, तुम जा सकते हो। लियोन भी कहता है नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत की है, मैं थोड़ा सा और जो लगाना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल आवाज है जो कि मैं सुनना चाहता हूँ। देखते लियोन का मतलब इसकी चीखों से है, वो इसके ऊपर थोड़ा सा और जोर लगाकर कुछ ना कुछ करना चाहता है ताकि इसकी एक बार कम से कम चीख तो निकले। ये कि लियोन दोबारा से अपनी ताकत लगाने पे लग जाता है। इसी टाइम पर उसे स्क्रीन फ्लैश होती है जिसके पे लिखा है तुम्हारा लेवल अप हो चुका है, तुम एडवांस स्वॉर्ड लेवल पे पहुंच चुके हो, अभी लेवल 1 पर हो। और इस लेवल पे पहुंचने के साथ में ही तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी तुम्हारे सेंसेस है उन सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम काफी अच्छे तरीके से अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हो। इसी समय ड्रैगन किंग जो कि भी सामने की तरफ लेटा हुआ है वो एकदम से लियोन की तरफ देखता है। उसे कहने लगता है क्या हुआ तुम्हें, तुम कहाँ देख रहे हो। और ये सुनने के साथ में लियोन जैसे कानों के अंदर ये आवाज लगातार गूंजने लगती है। उसके कानों के सेंसेस कुछ ज्यादा तेज हो चुके हैं, उसके खुद के कंट्रोल से वो बाहर जा चुके हैं। उसके कानों के अंदर ये आवाज लगातार गूंजने लगती है। वो जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है कि किस तरह की आवाज है। तभी ड्रैगन किंग दोबारा से बोलता है क्या वो तुम इसे चिल्ला क्यों रहे हो। लियोन चिल्ला कहता है शांत हो जाइए, मेरे कानों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शिखित लियोन उस रूम में से बाहर निकल जाता है और आगे तो बढ़ने लगता है। जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरी सिटी के अंदर कहीं ना कोई तो है जो किसी न किसी समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और लियोन को अपने कानों की आवाज सुनाई देने लगती है। वो बस चिल्लाते हुए इतना कहता रहता है कि सब के सब शांत हो जाओ, ये आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। इस टाइम पर जेवर के यहाँ पर एंट्री होती है जो किसी पास में आकर उससे कहने लगता है क्या हुआ आपको, आपने इस तरीके से अपने कानों क्यों ढक रखा है और आपको देख कैसा लग रहा है, आप इस टाइम पर बहुत ज्यादा दर्द में। जेवियर को इतना बड़ा सेंटेंस जो कि इतने पास से कहा गया है वो लियोन के कानों के अंदर बहुत तेज चुभता है। वो चिल्लाते बोलता है जेवियर शांत हो जाओ। लियोन इतना कहता है कि अगले सेकंड जेवियर समझ जाता है कि लियोन के साथ में क्या हो रहा है। वो तो कहता है बहुत अच्छे, आप कामयाब हो चुके हैं, फाइनली आप एडवांस स्वॉर्डमैन स्टेज से पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब आपके सेंसेस बहुत तेज हो चुके हैं। अभी इस टाइम पर आपको एक साइलेंट जगह पे चले जाना चाहिए, जब पे एकदम सन्नाटा हो वहीं पे जाकर आपको आराम मिलेगा। और इसी के साथ में जेवियर ने एक और बहुत लंबा सेंटेंस कह दिया है। लियोन ने कानों से अब तो खून निकलने लगता है। वो जमीन पे गिर जाता है। जेवियर अब हंसना जो कर देता है। उससे बोलता है वैसे मुझे यकीन है आपके सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आपके चेहरे को देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि ये एक काफी अच्छी चीज है। इसका मतलब ये है आप अपना लेवल अप कर चुके हैं, आपके सेंसेस काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जेवियर इतना कहता है कि इसके अगले सेकंड लियोन को वापस सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से सुनाई देने लगता है। वो जेवियर को देखता है। जेवियर की शक्ल अब और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देने लगी है। असल में लियोन की आंखों का इशारा है। लियोन की आंखें भी अब काफी तेज हो गई है। इसके बाद में कुछ दिनों तक लियोन और जेवियर की आपस में मीटिंग चलती है। जेवियर लियोन को सिखाता है कि किस तरीके से अपने सेंसेस को एकदम कंट्रोल में रखना है, वरना अगर वो ठीक तरीके से अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रख पाएगा तो फिर कभी भी ऐसा हो सकता है उसे कानों के तो बहुत तेज दर्द होने लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है जब कभी वो तेज लाइट के अंदर जाए एकदम से उसकी आंखों की सेंसेस के कारण उसकी आंखें खराब हो जाए, वो ठीक से कुछ भी देख ना पाए। इसी तरीके से इस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में जब लियोन काफी लंबे टाइम तक अपने कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर लगा रहता है तो कुछ महीने बीत जाते हैं। उसे दिखाई देता है डैम का काम काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा ट्रुथ और ज्वेल भी अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी आगे तक पहुंच चुका है। काफी बड़ा पिरामिड का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। लेकिन फिर भी अक्सर ही जैसे लियोन के चेहरे के ऊपर एक शानदार स्माइल होती है जब वो अपने कंस्ट्रक्शन को देखता है। इस बार उसके चेहरे के ऊपर इतनी स्माइल दिखाई नहीं दे रही। जेवियर भी इस चीज को देखकर उससे पूछने लगता है वैसे मैं देख पा रहा हूँ अपने कंस्ट्रक्शन के होने के बावजूद भी आप ठीक तरह से हंस नहीं रहे, और इसके अलावा आपका दिमाग भी ठीक तरह से वर्क कर रहा है, शायद से आपके कान परफेक्टली वर्क करने लगे। जेवियर पहले तो इस बात को एकदम नॉर्मली कह रहा होता है, लेकिन उसके अगले सेकंड उसे कोई चीज याद आती है। वो जोर चिल्ला कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं इससे चिल्ला के नहीं कहना चाहता था, लेकिन क्योंकि आप मुझे थोड़ा सा दूर खड़े हुए हैं इसलिए आपसे चिल्ला के बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन है इससे कानों के अंदर ज्यादा दर्द नहीं होगा। जेवियर इस तरह से चिल्ला के जानबूझ के बात कर रहा होता है ताकि लियोन को और ज्यादा दर्द हो। जिन भी चीज समझ जाता है वो चिल्लाते बोलता है मुझे पता है तुम केवल नाटक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दर्द में होता हूँ या फिर नहीं होता हूँ, तुम तो बल्कि मुझे दर्द में देख खुश हो रहे होते हो। ये सुनकर जेवियर दोबारा चिल्ला कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसे दर्द में तड़पता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, बस चेहरे के ऊपर हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन स्माइल का मतलब ये नहीं मैं खुश हूँ। लियोन कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो इतनी बड़ी सी स्माइल दिखाई दे रही है, जितना चेहरा तुम्हारा चमक रहा है, ये सब कुछ खुशी कारण थोड़े है। अभी तुम्हें मेरे जितने मजाक उड़ाना है उतना मजाक उड़ा लो, लेकिन मेरा भी टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब मैं खुद यहाँ का एम्परर बन जाऊंगा, मेरे ऊपर कोई भी नहीं होगा। उसके बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हें जबरदस्ती अपने पास से बैठाकर तुम्हें अपना गाना सुनाऊंगा, तब देखते हैं तुम्हारे चेहरे की इतनी खुशी रहती है कि खुशी कहां जाती है। लियोन इतना कहता है कि तभी उस ऊपर की साइड से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, कोई गाना गा रहा है। वो ऊपर तो देखता है वहां ऊपर की तरफ सूरज चमक रहा है और सूरज के बीच में एक हल्की सी कोई चीज दिखाई देने लगती है। ये एक परछाई है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। थोड़ा ठीक से देखने पर लियोन को दिखाई देता है ये असल में एक बंदा है जिसके पंख है जो कि हवा में उड़ पा रहा है। धीरे धीरे करके ये लियोन की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके पास आकर उससे कहता है
मेरा नाम रफेल है और मुझे काफी दूर से हेवनली रिलियम से इस जगह भेजा गया है। इस जगह का मैं इंस्पेक्टर हूँ। मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल काम से भेजा गया है। मैं तुम्हें हेवनली रिलियम का एक संदेश देना चाहता हूँ, एक ऑर्डर जो कि तुम्हें मानना पड़ेगा। लियोन इसकी बात एकदम ध्यान सुन रहा होता है, जो काफी ऑब्वियस भी है। एक बंदा इस तरह से उड़ता हुआ है, उसके चेहरे के ऊपर एकदम अलग तरह का तेज है, तो कोई उसकी तो ध्यान देगा ही। यह बंदा अपने पास से एक कॉपी टाइप कुछ बाहर निकालता है और फिर आगे बोलता है, तो फिर मैं संदेश शुरू करता हूँ। इस संदेश के अंदर लिखा हुआ है, तुमने इस जगह पर एक इनलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू किया है जो कि बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दे सकता। हम चाहते हैं तुम यहीं की यहीं इस कंस्ट्रक्शन को रोक दो और जितना भी कंस्ट्रक्शन तुमने अभी तक किया है उसको भी पूरी तरह से डिमोलिश कर दो। ये सुनकर अब लियोन भूल जाता है कि ये बंदा कोई एंजल है। उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्या बकवास है ये, हम नहीं रुकेंगे। इसी टाइम पर जितने भी लोग इस जगह मौजूद होते हैं वो सब के सब इसी एंजल की तो देख रहे होते हैं। एंजल उड़ता हुआ इस जगह पर आया है तो सबके सब उसकी तो देखेंगे ही। उसकी बॉडी चमक रही होती है, उसके पंख भी होते हैं। एंजल दोबारा से बोलता है, मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं हेवन से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आया हूँ। ट्रुथ ऑफ ज्वेल यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ये जगह इसके लायक नहीं है। लियोन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, अभी तुमने क्या कहा कि तुम हेवन से बिलोंग करते हो। मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम हेवन से बिलोंग करते हो और सच में कोई एंजल हो। क्या तुम्हारे पास में अपने आप को प्रूफ करने के लिए कोई भी ऐसी चीज है जिससे मैं मान लूं कि तुम एंजल हो। क्या तुम्हारे पास में खुद को एंजल प्रूफ करने का कोई भी सबूत है। एंजल बोलता है, हाँ बिल्कुल मेरे पास सबूत है। वैसे तुम लियोन फ्रंटेरा हो ना, मैंने तुमसे ऐसे सवाल की उम्मीद की थी, एक बचकाने सवाल की। वैसे तुम मेरे पंख देख सकते हो, इन पंखों को देखकर साफ चल रहा है कि मैं एक एंजल हूँ। लियोन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसे तो ये जेवियर के पास में पंख है, क्या ये एक एंजल है। ये सुनकर रफेल एक सिंगल जेवियर की दिखता है और फिर बोलता है, भले ही इसके पास पंख हो लेकिन फिर भी इसकी शक्ल काफी तक एंजल से मैच करती है, हो सकता है ये एक एंजल हो। ये कहकर रफेल ने जेवियर की भी तारीफ कर दी है। लियोन उसकी तो देखने लगता है और दोबारा चिल्ला कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये कोई एंजल नहीं है, ये प्योरली ह्यूमन है। तुम झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब तुम भी एक ह्यूमन हो। यहाँ पे एक और बात जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो ये है, हम तुम्हारी कोई बात मानने वाले नहीं है। तुम क्या सोच के यहाँ पर आए थे, तुम मुझसे कहोगे इस जगह को नष्ट कर दो, यहाँ पे जो ट्रुथ और जल जो हम बना रहे हैं उसको पूरी तरह नष्ट कर दो। तुम तुम्हारी बात को मान जाएंगे और कहेंगे, हाँ ठीक है नष्ट कर दो, हमारी सारी मेहनत को बर्बाद कर दो। तो नहीं, ऐसे बिल्कुल होने वाला नहीं है। मैं अपनी मेहनत को तुम्हें ऐसे बर्बाद करने नहीं दूंगा। रफेल कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे काम खुद करना पड़ेगा। जगह तो रफेल अपनी पावर्स को यूज करता है, एकदम से वहां पर एक बहुत लाइट चमकती है और फिर अगले सेकंड उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा हथौड़ा आ जाता है। इसके बाद वो अपने एक जादू को यूज करता है जिससे उसके सर के ऊपर एक रिंग जैसा कुछ दिखाई देने लगता है, जो कि सबूत है कि गॉड की तरफ से बिलोंग करता है। इसे देखने के बाद में लियोन के पास कोई भी शक का पॉइंट नहीं बच जाता कि ये कोई एंजल है या फिर नहीं। इसने प्रूफ कर दिया है कि ये एक एंजल है। लियोन को अब जो बुरा सा लग रहा होता है, खुद के लिए गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पर उसने जितनी मेहनत की है वो सारी नष्ट होने वाली है, इसको मनाना काफी मुश्किल होगा। तभी वो एंजल बोलता है, क्या मुझे तुम्हें कोई और सबूत देने की जरूरत है, क्या तुम्हें विश्वास हो चुका है कि मैं एक एंजल हूँ। तभी बिरियन बोलता है, हाँ बिल्कुल सच में ये एक एंजल है, इसका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है जिसका किताबों के अंदर लिखा हुआ था। इसके पास में डिस्ट्रक्टिव स्टोन है, ये थोड़ा जो कि इसके हाथ में है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है जिसकी मदद से ये किसी भी चीज नष्ट कर सकता है। और इसके सर के ऊपर रिंग भी है, इसके पंख भी है, ये सब कुछ चीज प्रूफ करती है कि सच में ये एक एंजल ही हो सकता है। रफेल बोलता है, वैसे ये कोई नॉर्मल सा हथौड़ा नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये वो नहीं, ये ऑलराउंडर हथौड़ा है। इसकी मदद से मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, डिस्ट्रक्शन लेकर क्रिएशन तक सब कुछ इसकी मदद से किया जा सकता है। इसके बाद में लियोन अपना अगला गेम खेलता है, जो विश्वास हो चुका है कि ये बंदा एंजल है। तो अगले गेम में आगे बोलता है, वैसे आपको इस ट्रुथ को जरूर नष्ट करने की जरूरत है, इसको हम पूरी तरीके से अपने स्तर बना रहे हैं, सारा सामान हमारा खुद का है, जमीन हमारी खुद की है, तो फिर से नष्ट करने की क्या जरूरत है। रफेल बोलता है, वो इसलिए क्योंकि ट्रुथ और ज्वेल तुम जैसे निचले दर्जे के लोगों के पास में नहीं होना चाहिए, तुम सबके सब बहुत ज्यादा कमजोर हो। एक बार पहले भी ट्रुथ और ज्वेल को बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद में बहुत सारे ऐसे जीव थे जो कि आप अटैक करने के लिए आ गए थे। तुम उस अटैक को बिल्कुल सामना नहीं कर पाओगे। उस अटैक को रोकने के चक्कर में एंजल्स को भी उस फाइट में कूदना पड़ेगा और कब सारे एंजल्स उस फाइट में मारे जा सकते हैं। हम बेकार खतरा मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए तुम जैसे जीवों के लिए अच्छा होगा तुम्हारे पास में इतने हाई दर्जे का कोई भी चीज ना हो, इस चीज को नष्ट कर देना ही तुम लोगों के लिए ठीक है। पिछली बार जब ये लड़ाई हुई थी तब उस फाइट के अंदर 43 लाख से ज्यादा जीव मारे गए थे और 2 करोड़ जीवों को अपनी बूढ़ी बॉडी के ऊपर कई सारे घाव झेलने पड़े थे। ये चीज हम दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो केवल लोगों की संख्या है जो कि मारे गए, इसके अलावा और भी काफी सारा नुकसान भी हुआ है जिसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर 4 के आगे 10 बार 0 लगा दे तो भी वो नंबर छोटा पड़ेगा, ये नंबर इतना बड़ा था। और ये तो केवल वो नुकसान है जो केवल हेवन को हुआ है, दूसरी साइड के ऊपर जो कि हमसे लड़ने के लिए आए थे उनका भी नुकसान हुआ होगा, यानी कि नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। और अब इसी नुकसान को देखते हुए हम ये कह सकते हैं ट्रुथ और ज्वेल को बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे जीव यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गए तुम संभाल नहीं पाओगे। तभी से डिसाइड कर दिया गया था कि ट्रुथ और ज्वेल हमेशा हमेशा के लिए एक इलीगल बिल्डिंग होगी, किसी भी निचले दर्जे के जीव के पास में ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसी नियम का पालन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ट्रुथ और ज्वेल को अभी के भी नष्ट कर दो, इसके आगे इसकी प्रोसेस नहीं बननी चाहिए। लियोन कहता है, बस अब तुम चुप हो जाओ, इसके आगे मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी है। मैं तुमसे एक बात कह देना चाहता हूँ, मेरे को ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है, मैं इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाता हूँ। मैं इस बात
बातों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। राफेल बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तुम ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हो, तो फिर ठीक है, इसका इंतजाम भी हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। तुम्हारी बात डायरेक्टली गॉड से कराई जाएगी और वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी बात को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। लियोन कहता है क्या सच में ऐसा कुछ पॉसिबल है? मैं और बात करके सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है। राफेल बोलता है नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है, लेकिन इतनी पावर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करोगे और तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में तुम्हारी बिल्डिंग बच जाएगी। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाने वाला, ज्यादा उम्मीद मत लगाना। लियोन कहता है मैं कोशिश करके तो जरूर देखूंगा। ये कहते लियोन अपनी जगह बैठ जाता है और फिर गॉड से प्रेयर करने लगता है। उनसे कहता है मेरे को इस ट्रूथ ऑफ ज्वेल की बहुत जरूरत है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की लाइफ खतरे में है। कुछ टाइम के अंदर ही सबके सब मर जाएंगे और केवल ट्रूथ ऑफ ज्वेल ही है जिसकी मदद से मैं इनकी लाइफ को बचा सकता हूँ, इनको एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। लियोन जब ये सब कुछ कह रहा होता है तब एक बंदा जिसके सिर के ऊपर ऐसी रिंग है वो फोन से ही सब कुछ सुन भी रहा होता है। उसको आवाज आती है मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों को बचाना है। अगर मैं अपने इस काम में कामयाब हो जाता हूँ तो बहुत सारे लोग जहाँ पर खुश रहेंगे, उनको एक काफी लंबी लाइफ मिल जाएगी। एंजल बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से केवल एक लाइन के अंदर अपनी क्या इच्छा है वो बताओ। मुझे ये बताओ जब भी सारे लोग बच जाएंगे तब तुम क्या करोगे? इनको खुशी दिलाने से तुम्हारे क्या फायदा होने वाला है? ये सुनने की बात है अब लियोन थोड़ा फेमिलियर हो जाता है। वो इसको सब कुछ सच बता देता है। वो इससे कहता है जब ये सारे लोग बच जाएंगे तो उसके बाद में इन सभी की एक अच्छी लाइफ होगी, ये लोग मेरे लिए काम करेंगे, मैं इनसे मजदूरों की तरह काम करवाऊंगा और खुद के रिटायरमेंट को एंजॉय करूंगा। और जैसे लियोन इस बात को कहता है तुरंत ही गॉड की आवाज आती है रिजेक्ट, तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये कहते हुए फोन काट देता है। और इसी के साथ में राफेल लियोन से कहता है तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया गया है, तुम्हारी रिक्वेस्ट अब मानी नहीं जाएगी। लियोन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। राफेल कहता है तुम्हारी रिक्वेस्ट को नहीं माना गया क्योंकि तुम्हारी रिक्वेस्ट बिल्कुल ही प्योर नहीं थी, इसके अंदर मिलावट है। लियोन कहता है मिलावट से तुम्हारा क्या मतलब है? एंजल बोलता है इसका मतलब यह है तुम्हारी सोच बिल्कुल ही प्योर नहीं है, इस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब जल्दी से जो तुमने बिल्डिंग यहाँ पर बनाई है उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो। लियोन कहता है नहीं मैं ये चीज नहीं कर सकता। एंजल कहता है तो फिर ठीक है, इस काम को मैं खुद करूंगा। ये कहते एंजल अपने हथौड़े को अपने हाथ में पूरी जोर से पकड़कर तेजी से उस बिल्डिंग जो कि अब बन चुकी है उसके प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसको पूरी तरह चकनाचूर करने के लिए। इस टाइम पर सबके सब अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी लियोन एकदम जोर चलाता है किसी भी तरह उसको रोको, रुक जाओ वहीं पर। लियोन की बात सुनकर एंजल रुकता नहीं है, वो अपनी एनर्जी को अपने हथौड़े में अनलीश करने लगता है जो कि तेजी से इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही होती है। इस टाइम पर जेवियर यहाँ बीच में आता है और अपने स्वॉर्ड से इस ट्रक को ब्लॉक कर लेता है। इस बंदे की हथौड़ा और जेवियर के स्वॉर्ड दोनों आपस में टकरा जाती है, जिसके साथ में एक बहुत शौक दिखाई देने लगती है। इसकी आवाज इतनी तेज है कि अब जितने भी लोग हैं उन सभी कानों के अंदर बहुत दर्द होने लगता है। इससे पता चल रहा है कि दोनों की दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद जेवियर आगे बोलता है मैं फ्रंटियर सिटी का नाइट हूँ, हमारे लॉर्ड ने कह दिया है इस बिल्डिंग को नष्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर अब इसको नष्ट नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम पीछे हट जाओ। अगर तुम अभी भी कुछ गलत करने की कोशिश करते हो तो फ्रंटियर सिटी के अंदर कुछ भी गलत करने के इल्जाम में तुम्हें सजा दी जाएगी। मैं खुद तुमसे फाइट कर तुम्हें खत्म करूंगा। ये सुनकर अब इस एंजल को भी गुस्सा लगता है। इस टाइम नोटिस करता है कि ड्रैगन भागता हुआ इस जगह पर आ रहा होता है। उसने भी नोटिस कर लिया है कि वहां पर एक अजीब सी एनर्जी है। यस आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मैं फील कर रहा था कि एक एंजल की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, लेकिन शायद से मैं गलत था। लेकिन नहीं, ये तो सच है, सच में यहाँ पर एक एंजल है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, इन लोगों ने एक एंजल से पंगा ले लिया। मुझे याद है एक बार मेरी मॉम ने मुझसे कहा था जो एंजल्स होते हैं वो हेवन के नियमों को मानते हैं, यहाँ पर अर्थ के ऊपर भी उसे अलाउ करने की कोशिश करते हैं। ये एंजल यहाँ पर आया है और उसके पास भी डिस्ट्रक्टिव हथौड़ा है, जिसका मतलब ये कोई ना कोई चीज नष्ट करना चाहता है। फ्रंटियर सिटी के अंदर अगर इसने कोई भी चीज नष्ट करने की कोशिश की तो इसका मतलब फ्रंटियर लॉर्ड से इसको फाइट करनी पड़ेगी। और इसका मतलब अगर फ्रंटियर लॉर्ड की कुछ भी हो गया तो अपनी ट्रेनिंग जिसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाने वाली है। मुझे शादी करने के लिए कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं एक लड़की को बिल्कुल भी खो नहीं सकता हूँ, इतनी मेहनत और बात नहीं होने दे सकता। यानी कि मुझे भी इससे फाइट करनी होगी। एंजल तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी फाइट एक ड्रैगन से होने वाली है। ये कहते ड्रैगन खुद को तैयार करने लगता है फाइट करने के लिए। ये खुद को ड्रैगन को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इसी टाइम पर ड्रैगन किंग की आवाज आती है जो कि यहीं पर बैठा हुआ है। वैसे तो ये बंदा काफी ज्यादा आलसी है, इसको यहाँ पर आना भी काफी ज्यादा अलग सा है। ये आगे बोलता है तुम वहां पर जाकर केवल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करोगे, अभी बस यहीं पर रुक जाओ। अभी वहां उस जगह पर जो फाइट चल रही है वो पूरी तरह से एक तरफा है, एक तरफ ह्यूमंस है, दूसरी तरफ एंजल। अगर ह्यूमंस ने किसी न किसी तरीके से एंजल को फाइट में हरा भी दिया तो भी कुछ खास बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा, एंजल अपने आप पीछे हट जाएगा। लेकिन वहीं इस फाइट के अंदर ड्रैगन भी कूद जाता है तो इस फाइट को समझ जाएगा कि दोनों तरफ ताकतवर पक्ष आपस में लड़ाई कर रहे थे। और ऐसा होने पर इस फाइट को बहुत ज्यादा खतरनाक रूप दे दिया जा सकता है। कब से एंजल या फाइट करने ला सकता है, बदले में हमें भी ड्रैगन बुलाने पड़ेंगे और ये फाइट कब तक खतरनाक हो जाएगी। फाइट इतनी खतरनाक हो सकती है कि पूरी अर्थ तक नष्ट हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ फाइट जितनी हो सके उतना छोटी हो, कोई भी इस फाइट के अंदर ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश ना करे, जल्दी फाइट खत्म हो जाए। जब तक ये फाइट खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम भी यहीं पर रहोगे, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। मैं तो तुम्हें ये भी कहूंगा फाइट को देखने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लो और जो हो रहा है वो होने दो। इस पूरे इतने लंबे लेक्चर को सुनने के बाद में ये दूसरा ड्रैगन बोलता है पहले ये बताओ तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। ये ड्रैगन इतना बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं है ये अपने किंग से बात कर रहा है, जो काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है। किंग काफी लिमिटेड में सो रहा था, इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा।
यहाँ से हम दोबारा से मेन फैक्ट्री सीन देखते हैं जब लियोन चिल्लाकर जितने भी लोग यहाँ मौजूद होते हैं उन सभी से कहता है सबके सब यहाँ से भाग जाओ, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसी के साथ में सारे वर्कर्स यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेवियर और ये एंजल अभी भी दूसरे बात कर रहे हैं। एंजल बोलता है जेवियर मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ इस फाइट से पीछे हट जाओ, इस फाइट से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं केवल इस बिल्डिंग को नष्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। अपनी ड्यूटी को किसी भी तरह से पूरा करके रहूंगा। अगर अभी भी तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो तो मैं ये समझूंगा कि तुम मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो, और जो कोई भी मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करता है मैं उसको पूरी तरह खत्म कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने काम के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ। जेवियर कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो यानी इसका मतलब हम दोनों इस टाइम पर सेम सिचुएशन के अंदर है, मैं भी अपने काम के लिए बहुत ईमानदार हूँ, पीछे नहीं हट सकता। जेवियर के थकने के साथ में फाइट शुरू हो जाती है। एंजल अपनी पूरी ताकत से अपने थोड़े से जेवियर के ऊपर अटैक करता है। इस टाइम पर जेवियर रफ्तार काफी तेज होती है, वो पलक झपकते ही एंजल के पीछे पहुंच जाता है। लियोन इस फाइट को देख रहा है, देखकर सोचने लगता है जेवियर तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसकी पावर इस एंजल के बराबर है, इसके अटैक को भी डॉज कर पा रहा है। इस समय जेवियर का अटैक होता है, वो सीधे इस एंजल के सर के ऊपर जो रिंग है उसके प्रोटेक्ट करने वाला है। तभी एकदम से पता चलता है ये रिंग भी एकदम नॉर्मल नहीं है, ये बल्कि खुद को अपने साथ से प्रोटेक्ट कर सकती है और साथ में अपने यूजर को भी। रिंग एकदम से एक लंबी सी रस्सी के तो बदल जाती है और जोर से जेवियर के अटैक को जो कि उसके ऊपर होने वाला है उसको ब्लॉक कर लेती है। और जब ये दोनों इतने बड़े अटैक आपस में टकरा जाते हैं तो दोबारा से बहुत तेज शौक बनती है। दोनों कान आपस में जमना जाते हैं। जेवियर दोबारा से इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार भी सेम रिजल्ट निकलता है। इस बार का जेवियर का अटैक पिछले बार ज्यादा खतरनाक था लेकिन अटैक आसानी से ब्लॉक हो चुका है। ये देखकर जेवियर खुद का भी चौंका हुआ है कि उसके लिए ताकतवर अटैक कुछ भी असर नहीं डाल पा रहे। एंजल आगे बोलता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते हो, मेरा नाम रफेल है और मैं एक एंजल हूँ, मैं तुम जैसे नश्वर जीवों से कई ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरी पावर की तुलना तुम्हारी ताकत से नहीं की जा सकती। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम हेवनली रियल्म के जो भी रूल्स है उनको पालन करो, उन्होंने जो कहा है उसको फॉलो करो, तुम उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो, उनकी बात को मानना है यही तुम्हारा काम है। इसी समय जोर से लियोन चलने की आ जाती है। जेवियर मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, जल्दी से अपने कान को ढक लो, इसके आगे फाइट को मैं संभालता हूँ। जेवियर बिल्कुल वैसे करता है और फिर उसके बाद में लियोन जोर से सांस लेता है और फिर शायद से वो कोई गाना गाना शुरू करने वाला है। लियोन ने इस गाने को गाने से पहले अपने मुंह के अंदर पूरी तरह से हवा भर रखी है, शायद से वो एक ही बार में इतना जोर चिल्लाना चाहता है कि इस फाइट में जीत जाए। जेवियर को इस चीज का अनुमान हो चुका है, वो जल्दी से अपने कानों को ढकने के साथ में अपने चक्रास को भी यूज कर रहा होता है जिससे उसके कान पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। एंजल को भी तक ये चीज समझ में नहीं आई है, उसको नहीं पता कि जेवियर जो कुछ भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है और लियोन भी क्या करने वाला है। इसी समय लियोन का मुंह खुलता है, उसके मुंह से एक बहुत तेज आवाज बाहर निकलने लगती है लेकिन इसके अगले सेकंड वो पूरी तरह शांत हो जाता है। उसकी खुद की बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक हो चुका है, वो जिन बैठ जाता है और चिल्लाते बोलने लगता है ये बत्ती सी आवाज, ये आवाज किसकी है। जेवियर ने यहाँ पर इस बात को सुनने की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं दिखी थी, वो तेजी से आगे तो बढ़ने लगता है। लियोन बोलता है मेरे को अपने कानों के अंदर एक बहुत ही बद्दी सी आवाज सुनाई दे रही है, ये मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देनी चाहिए थी, शायद से ये मेरी खुद की आवाज है, मेरे कानों का इफेक्ट अब असर डाल रहा है। मेरे ये सारे गाने इतने दवाई आता है, मैं खुद से इनको सर्वाइव नहीं कर सकता, इन गानों को सुन पाना मेरे बस की नहीं है। ये सुनकर जेवियर एक बहुत ही गंदा सा फेस बनाने लगता है, जैसे उसे कह रहा हूँ मुझे तो पता ही था तुम ऐसे कुछ कहने वाले हो। आखिरकार इनको पता चला इनके पास कितनी वाई आता है। सेम ये चीज एंजल भी सोच रहा होता है, वो इधर कहने लगता है इस बंदे की आवाज तो बहुत अजीब सी है, सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंशिएंट डेमन हो जो एक कफ लंबे टाइम की नींद के अंदर जागा है और अब उबासी ले रहा है, उसके मुंह से ये बद्दी चीख निकल रही है। ये कहते हुए जब इस एंजल का ध्यान लियोन की तरफ होता है उस टाइम पर जेवियर को मौका मिल जाता है इसके ऊपर एक परफेक्ट अटैक करने का। वो तेजी के पास में आकर इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन ये एंजल बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसके ऊपर किसी भी तरीके से सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता। इसके सर के ऊपर जो होलो है वो जेवियर के अटैक को पूरी तरह ब्लॉक कर लेता है। इसको देखने के लिए इस एंजल को खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसका होलो उसको हर एक अटैक से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद में एंजल अपने हाथ में हथौड़े को पकड़कर जोर से जेवियर को प्रोटेक्ट करता है। जेवियर पीछे की तरफ होकर अटैक को डॉज कर लिया है और अब इसी के साथ में ये फाइट दोबारा से काफी खतरनाक शुरू हो जाती है। जेवियर सोचने लगता है इसकी स्पीड मुझसे थोड़ी सी स्लो है, शायद से अपनी स्पीड का फायदा उठाकर मैं इसके ऊपर जोर से अटैक कर सकता हूँ। ये सोचते हुए जेवियर अपनी पूरी ताकत से अपनी स्पीड बढ़ाकर इसके ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन अब तो इस एंजल को बिल्कुल मूव करने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर जो होलो है वो उसको हर एक अटैक से प्रोटेक्ट करता है। जेवियर की नाकाम कोशिश को देखकर एंजल उससे बोलता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास में जो ये होलो है ये इतना पावरफुल है कि तुम्हारे कोई भी अटैक मेरी बॉडी को टच भी नहीं कर पाएगा, जब तक मैं एक प्योर एनर्जी हूँ तब तक तुम्हारा कोई भी अटैक मेरी बॉडी को हिट नहीं कर सकता है। ये होलो मुझे हर एक अटैक से बचाने वाला है। इसी समय जेवियर जब इस एंजल के ऊपर एक और अटैक करने के लिए आ रहा होता है तभी एंजल मौका मिल जाता है जेवियर के ऊपर अटैक करने का। वो उसके बाद जोर से अपने हथौड़े से मारता है। जेवियर किसी तरीके से अपने स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस अटैक का फोर्स बहुत जाता है। जेवियर तेजी से ट्रुथ ऑफ ज्वेल की तरफ जाने लगता है। अगर ऐसे आगे बढ़ता रहा तो कुछ देर के अंदर वो ट्रुथ ऑफ ज्वेल से खुद जाकर टकरा जाएगा और ट्रुथ ऑफ ज्वेल बहुत ज्यादा टूट सकता है। जेवियर को नीचे गिरते वक्त इस चीज का एहसास होता है, वो तुरंत ही हवा के बीच में अपनी रफ्तारों की तरह से कम कर पंखों का यूज करके अपनी दिशा को बदल देता है और एकदम ऊपर की साइड में आ जाता है। ये सब कुछ करने में उसने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज कर दिया है और अपना पूरा फोकस इस चीज के ऊपर लगा दिया था कि किसी भी तरीके से वो ट्रुथ ऑफ ज्वेल के न टकराए, लेकिन ये सब कुछ करने के चक्कर में उसने अपना डिफेंस बहुत ज्यादा वीक कर दिया और इस टाइम पर एंजल को मिल जाता है दोबारा से उसको प्रोटेक्ट करने का। वो पलक झपकते उसके ऊपर की साइड में आ जाता है और चिल्ला के उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना
तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, भले तुम्हारे पास में एक स्पेशल रूप है, तुम भी एक एंजल की तरह दिखते हो, तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मेरे पास में वो सब कुछ है जो कि तुम्हारे पास में नहीं है। मैं प्योर हूँ। इसी के साथ ही एंजल का थोड़ा घूमता है और जोर जीवर के ऊपर जाके पड़ता है। जीवर इस बार को तो बचाने के लिए कुछ भी कर नहीं पाता, ना ही वो अपने वेपन को यूज कर पाता है। हथौड़ा एकदम परफेक्टली उसकी बॉडी के ऊपर आकर परफेक्टली हिट हुआ है। वो जोर से नीचे तो जाने लगता है और जिससे उसको डर था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। वो जोर से सीधा के ट्रुथ ऑफ ज्वेल के ऊपर गिरता है और ट्रुथ ऑफ ज्वेल थोड़ा बहुत नष्ट हो चुका है। इसके ऊपर गिरने के साथ में जीवर के मुंह से एक बहुत ही चीख निकलती है। ये चीख पहली बार हुआ है कि जीवर के मुंह से इतनी भयंकर चीख निकली हो। जिन पे गिरने के साथ में तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद में ये एंजल जीवर के पास में आता है और उसकी हालत को देखकर उससे कहने लगता है, तुमने मेरे साथ में काफी अच्छी फाइट लड़ी, एक इंसान के साथ तो काफी शानदार था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अभी जिंदा छोड़ देना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ पर इस तरह पड़े रहो, बिल्कुल भी होश में कोशिश मत करना और दोबारा से मेरे रास्ते में मत आना। अगर तुम दोबारा से मेरे रास्ते में आए तो मुझे मजबूरी में तुम्हें खत्म करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा जीव इतनी जल्दी खत्म हो जाए। जी कहने के बाद में एंजल वहां जाने लगता है। अब उसका मेन काम है शायद से लियोन के पास में जाना या फिर इस ट्रुथ ऑफ ज्वेल को पूरी तरह नष्ट कर देना। फिलहाल जो कुछ भी हो, जीवर के ऊपर उसका ध्यान पूरी तरह हट चुका है और यही जीवर चाहता था। असल में जीवर बेहोश नहीं हुआ है, वो केवल बेहोश होने का नाटक कर रहा है। ये सब कुछ उसकी चाल है। इसके दूर हटने के साथ में जीवर की आंख खुल जाती है। वो तुरंत ही अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, लेकिन शायद से जीवर के सिर से खड़ा होना उसके प्लान को खराब कर देगा। इस एंजल को तुरंत ही पता चल जाता है कि जीवर के पीछे खड़ा हो चुका है। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर चिल्लाते बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना दोबारा से खड़े होने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब तुम मरने वाले हो। इसकी अगली सेकंड जीवर की स्पीड दोबारा दिखाई देती है। अब की बार वो इसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके हाथ के अंदर काफी सारी मिट्टी होती है। वो उसको इस एंजल की आंखों में डाल देता है। वैसे तो एंजल की आंखों के ऊपर चश्मा लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारी मिट्टी उसकी आंखों में चली जाती है। वो चिल्लाते बोलने लगता है, पागल कहीं के, ये तुमने क्या किया, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, इंसान कहीं के, तुम बहुत घटिया जीव हो। एंजल के इस तरीके से 3 बार जीवर को गाली बक देने के कारण, उसको इसे अपशब्द बोल देने के कारण उसके सर के ऊपर जो होलो होता है वो एकदम से रेड पड़ जाता है। उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जैसा कि उसने कहा था वो जब तक प्योर रहेगा तब तक ये होलो को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अब इन 3 अपशब्द बोलने के साथ में उसकी प्योरिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उस होलो के अंदर से एक आवाज आने लगती है, तुमने ये बहुत ज्यादा गलत किया है, तुमने गलत शब्दों का यूज किया, इसी वजह से तुम्हें पेनल्टी दी जाती है। अब से ये होलो कुछ ज्यादा तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। ये आवाज यहाँ पर जीवर को सुनाई दे रही होती है। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल हो चुकी है। उसके चेहरे पर जो इविल स्माइल होती है वो काफी खतरनाक लग रही है, लियोन से भी ज्यादा खतरनाक। वो हंसते बोलने लगता है, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, अब बताओ तुम्हें कौन बचाने वाला है, क्या तुम मेरे सामने टिक पाओगे। जीवर की स्थिति को लियोन भी देख रहा होता है। लियोन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जीवर इस तरह की चाल खेलने वाला है। लियोन को अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, उसके कान काम नहीं कर रहे, लेकिन उसे अपनी आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि जीवर ने कितनी शानदार मूव खेली है। वो सोच रहा होता है कि सच में ये जेवियर ही है या फिर जीवर के बेस में कोई और है। जीवर कभी फाइट के अंदर इस तरह की मूव्स का यूज नहीं करता, ये तो कमाल ही हो गया। इसके बाद में फाइट दोबारा शुरू होती है। जीवर दोबारा से इसको अटैक करना शुरू करता है। अभी भी ये होलो किसी तरीके से इस एंजल को बचा रहा होता है, लेकिन अब की बार जो ये डिफेंस है ये कब तक कमजोर हो चुका है। जीवर को भी चीज फील हो रही है कि ये होलो उतना तेज तरह से मूव नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले मूव कर पा रहा था। यानी कि अब इस होलो को होने के बावजूद भी जीवर को मौके मिल सकते हैं इसके ऊपर अटैक करने के। जीवर दोबारा अटैक करता है, दोबारा से होलो अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इस बार इस होलो की एनर्जी इतनी कम होती है कि जीवर की स्वर के साथ में ये होलो धीरे धीरे नीचे तो जाने लगता है। इसी के साथ में इस एंजल के सर के ऊपर इसका इंपैक्ट होता है। फाइनली इस फाइट के अंदर एंजल की बॉडी के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट आया है। वो चिल्ला कहता है, तुम इंसान कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, और इसी के साथ में फाइट आगे बढ़ने लगती है। अब इस एंजल को भी काफी गुस्सा आता है। वो जोर से लियोन के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ में दूसरी तरफ से फाइट आगे बढ़ने लगती है। एंजल पूरी ताकत से जीवर के ऊपर जोर से अटैक करता है। जीवर ने इस पहले अटैक को साइड में कोई डॉच कर लिया है। लियोन अभी भी अपने कानों को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये फाइट रफेल और जीवर के बीच में हो रही है। ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर है। इन दोनों की फाइट के बीच में मैं बिल्कुल भी आ नहीं सकता हूँ। इनफैक्ट मैं कुछ भी करने की कोशिश करूंगा तो खुद ही मारा जाऊंगा, कुछ भी खास नहीं कर पाऊंगा। तो क्या सच में मुझे यही करना चाहिए? मैं साइड में खड़ा होकर केवल इस फाइट को देखता रहा हूँ। इसी समय इस फाइट के अंदर खून खराब शुरू हो जाता है। सबसे पहले जीवर खून बहाए। जीवर के ऊपर शायद से इस एंजल ने खतरनाक अटैक किया, क्योंकि जीवर खून को बहाने के लिए काफी है। तभी जीवर ने भी खतरनाक अटैक किया, जिससे एंजल का भी खून बह रहा है। दोनों इस फाइट के अंदर अब एकदम बराबर लेवल पे आ चुके हैं। ये फाइट इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे की बॉडी के ऊपर लगातार कुछ चोटें पहुंचाए जा रहे हैं। इन दोनों के डिफेंस काफी ज्यादा वीक हो चुका है, लेकिन अटैक के अंदर अभी बहुत जान है। दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक अटैक कर भी पा रहे हैं। दोनों का खून काफी तेज से बहता जा रहा है। और अभी फिलहाल इस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कभी भी फाइट खत्म होगी ही नहीं। दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह अटैक करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तभी एकदम से लियोन जो चिल्लाने की आवाज आती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, सब के सब वहीं पर रुक जाओ, कोई भी अपनी जगह से मूव मत करो। यहाँ पर लियोन की आवाज के अंदर थोड़ा सा दर्द दिखाई दे रहा होता है। जेवियर और एंजल दोनों अपनी फाइट को भूलकर लियोन की तरफ देखना शुरू कर देता है। लियोना के बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों प्लीज इस फाइट को यहीं पे रोक दो, इस फाइट को आगे बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एंजल, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मेरे दोस्त हो किसी तरह नुकसान पहुंचाओ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा दोस्त है, मैं नहीं चाहता इससे कुछ भी हो। ये सुनकर जीवे सोचने लगता है कि सच में इनके लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, ये मेरे को बचाने के लिए इस तरह से गिड़गड़ा रहे हैं, क्या सच में ये इतने अच्छे हो सकते हैं, या फिर ये सब कुछ भी इनकी एक चाल है। इस टाइम पर लियोन को एक स्क्रीन शो हो रही होती है। तभी एंजल बोलता है,
तो क्या तुम मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो? तुम मेरी बात को मानोगे? ट्रुथ और ज्वेल को तुम नष्ट कर दोगे? इसी के साथ ही लियोन का गेम आगे बढ़ता है। वह आगे बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मेरी एक छोटी सी शर्त है जो कि तुम्हें माननी पड़ेगी। इसको एक तुम रिक्वेस्ट मान सकते हो। मैं चाहता हूँ अगर हम ट्रुथ और ज्वेल को बनाएंगे तो उसके बाद में हमें मेरे कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं जिसकी मदद से मैं अपने लोगों को बचा सकता हूँ। लेकिन अगर हम ट्रुथ और ज्वेल को नहीं बना रहे हैं तो उसके बाद में मेरे लोग मारे जा सकते हैं, इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सब के सब बहुत ज्यादा शानदार लोग हैं। ये सब बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और उन सभी के पास बहुत सारी काबिलियत है जो कि एक परफेक्ट मैन में होनी चाहिए। और जब मेरी जनता ज्यादा परफेक्ट है तो उनको बचाने के लिए मुझे थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर तुम ट्रुथ और ज्वेल को नष्ट करना चाहते हो तो उसके बदले मुझे वादा करो कि तुम इन लोगों को कुछ भी नहीं होने दोगे। इन सभी की एक काफी अच्छी और काफी लंबी लाइफ होगी। लियोन जब ये सब कुछ कह रहा होता है तब आसपास जितने भी लोग हैं वो सबके सब इस बात को सुन रहे होते हैं। सारे वर्कर्स से भागे तो हैं, लेकिन दूर से यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस सबके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इन सभी को लियोन की आवाज सुनाई दे रही होती है। लियोनी से कुछ कहते हुए रो रहा होता है। वो इससे बोलता है, आगे मेरे लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मैं उन सभी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे मेरी खुद की लाइफ बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मुझे मेरे लोगों की लाइफ की बहुत ज्यादा परवाह है। जिस सुनकर एंजल पहले एक सेकंड के लिए कुछ सोचता है और फिर अगले पल बोलता है, नहीं, इस सब के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा वो सब के सब नियति का खेल है जिसको बदला नहीं जा सकता। ये तो नियति है जो कि होके रहेगी। लियोन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं जो चाहता हूँ अगर तुम वो नहीं कर सकते तो तुम जो चाहते हो मैं भी वो नहीं करूंगा। ये गेम दोनों से बराबर केस में होना चाहिए। अगर तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो तो मैं भी तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। लेकिन मैं जो चाहता था वो तो हो ही चुका है। लियोन के इतना कहने के साथ में उसे उस जगह पर काफी सारी स्क्रीन हो रही होती है। असल में जितने भी लोगों ने लियोन की आवाज को सुना है उन सभी की मदद से लियोन को काफी सारे आर्य पॉइंट मिल रहे हैं। जीवर से भी उसको आर्य पॉइंट मिला है। जीवर एक काफी मेन कैरेक्टर है, इस वजह से आर्य पॉइंट भी काफी ज्यादा है। और इसके अलावा जितने भी सेट कैरेक्टर की आवाज को सुन रहे हैं उनसे भी 2-3 आर्य पॉइंट तो मिलते जा रहे हैं। इस तरीके से उसके पास में 26,071 आर्य पॉइंट हो चुके हैं जो कि काफी ज्यादा है। उसे एक और स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इस वर्ड मास्टर स्टेज पहुंचने के लिए तुम्हें केवल 26,000 आर्य पॉइंट्स की जरूरत थी और अब तुम्हारे पास में उससे ज्यादा हो चुके हैं। तुम चाहो तो इन्हें खर्च करके खुद को स्वर्ण मास्टर लेवल पहुंचा सकते हो। तो क्या तुम इनको खर्च करने के लिए तैयार हो? तुम चाहते हो स्वर्ण मास्टर स्टेज पहुंच जाना? ये सुनने के साथ में लियोन तुरंत अपने हाथ से पहुंचता है और फिर अगले पल बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये कहते लियोन के चेहरे के ऊपर अब फाइनली उसकी आइकॉनिक इविल स्माइल दिखाई देती है, जिसे देखकर ये एंजल भी खुद भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसको भी नहीं थी एक ह्यूमन के चेहरे के ऊपर इस तरह की स्माइल हो सकती है। जिस पे क्लिक करने के साथ में उसकी पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा दिखाई दे रही होती है और साथ में उसके चेहरे के ऊपर अभी भी इविल स्माइल पूरी तरह बरकरार है। वो आगे बोलता है, मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है, इस फाइट को हमें एक लेवल और ऊपर लेके जाना चाहिए। राफेल लगातार उसे तो देख रहा होता है और देख के सोचने लगता है, क्या सच में ये तो ताकतवर है? इसके चेहरे के ऊपर ये जिस स्माइल क्यों है? देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई मॉन्स्टर हो। एक मॉन्स्टर के चेहरे के ऊपर इस तरह की स्माइल होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक ह्यूमन है। मेरी जानकारी के हिसाब से इसे एक ह्यूमन बताया गया था, तो उसके चेहरे के ऊपर ऐसी स्माइल क्यों है? राफेल इसी बारे में सोच रहा होता है। इसी टाइम पर उसकी नजर जेवर की ओर पड़ती है। जेवर थोड़ा सा घबराया हुआ है। जेवर को अंदाजा है कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। लियोन ने अपना लेवल अप कर लिया है, लेकिन अभी भी राफेल के दिमाग के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं घुसा। वो उसे कहने लगता है, इसके अंदर बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं आसानी से तुम्हें और इसे एक साथ फाइट मारा सकता हूँ। भले ये एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका हो, लेकिन फिर भी तुम जो फाइट में नहीं आ सकते। मेरी पावर तुमसे कहीं ज्यादा है। मैं तुम लोगों से कहीं ज्यादा सुपीरियर हूँ। मैं हूँ राफेल, हेवन का। मैं एक बहुत ताकतवर एंजल हूँ। तुम मेरे सामना नहीं कर सकते। तुम केवल ह्यूमंस हो जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। राफेल पूरे कॉन्फिडेंस साथ में सब कुछ कह रहा होता है। इस टाइम पर लियोन का चेहरा थोड़ा टेढ़ा होने लगा है। जल्दी वो अपने प्रोसेस को शुरू करने वाला है। राफेल का इसके ऊपर ध्यान नहीं गया है, लेकिन जेवर का पूरा ध्यान इसी के ऊपर है। वो तेजी से अपनी सारी एनर्जी यूज करके अपने कानों को ढकने लगता है। उसने अपने कानों को बंद करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके चेहरे के ऊपर डर साफ दिखाई दे रहा है। उसे पता है वो जितनी भी कोशिश कर ले, जो इंपैक्ट उसके ऊपर होने वाला है वो उससे खुद को बचा नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों ड्रैगन भी यहाँ पर खड़े होते हैं। इस एक ड्रैगन समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है, लेकिन ड्रैगन किंग सब समझ चुका है। वो जल्दी से अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज कर रहा है। वैसे तो ये नॉर्मली कभी भी अपनी पावर को यूज नहीं करता है, बहुत आलसी है, लेकिन लियोन का खौफ इतना जाता है। उसे पता है लियोन जब शुरू करेगा तब इस जगह पूरी जगह पर तबाही मच जाने वाली है। इसलिए तुरंत ही अपनी टेलीपोर्टेशन का पावर को यूज करके अर्थ को छोड़ के भाग जाता है, सीधे चांद पे पहुंच जाता है। यहाँ पे जेवीआर और ड्रैगन किंग तो कुछ वो लोग हैं जिनको सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी है जिनको नहीं पता कि क्या होने वाला है। जैसे कि नेचर के अंदर अभी पूरी शांति है। ये तबाही शुरू होने से पहले की शांति है। सब जगह पर एकदम खामोशी सी है। सब जगह पर नेचर की आवाज आ रही है। सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है। इनको पता ही नहीं है कि इनके ऊपर कितना बड़ा हड़कंप मचने वाला है। इसके अगले सेकंड तबाही शुरू हो जाती है। लियोन का मुंह खुलता है और उसके अंदर से तेज से सुर बाहर निकलने लगता है। उसने अपना गाना गाना शुरू कर दिया है और ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। लियोन के गाना गाना शुरू करने के साथ में इस पूरी जगह पर जैसे कि एनर्जी बैरियर सा कुछ बन जाता है। पूरी जगह तेजी से आवाज गूंजने लगी है। लियोन के जितने वर्कर्स जो क्या मौजूद थे और सबके सब लियोन की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, उन सभी की आवाज कानों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और एक सेकंड के अंदर लियोन की सही रेस्पेक्ट पूरी तरह मिट्टी मिल जाती है। लियोन को कैसे
विंडो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये सारे दोस्त जो कि तुम्हें अब तक अपना सब कुछ समझते थे वो अब तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारी फ्रेंडलीनेस लगातार कम होती जा रही है। वो सारे वर्कर्स भी लगातार चिल्ला रहे होते हैं मास्टर लियोन रुक जाइए, लेकिन लियोन के गाने के आगे इनकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। वो सबके चिल्लाते रह जाते हैं और दर्द में तरते रह जाते हैं। कुछ देर तक ऐसे गाने के नाम पर चिल्लाने के बाद में लियोन फाइनली शांत होता है और अब देखने लगता है कि उसने गाने से कितना तबाही मचाई है। हर एक चीज को देखने लगता है। उसके सामने तो रफेल खड़ा हुआ है जिसके चेहरे की पूरी हवाइयां उड़ रखी है। वो जैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि कोई इंसान इतना बद्दा भी गा सकता है। और ये हालत केवल रफेल की नहीं है बल्कि इस पूरी दुनिया के जितने भी जीव है और जिस किसी को भी ये आवाज सुनाई दी है उन सभी की भी सेम ऐसी हालत हो रही है। आसमान में उड़ती पंछी सबके सब जमीन पर गिर चुके हैं। पानी के अंदर जो मछलियां थी उनकी हालत भी खराब हो चुकी है। उन्होंने जैसे पानी के अंदर कूद के सुसाइड कर लिया है। मतलब यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं मछलियों की हालत कितनी ज्यादा खराब हुई होगी। वो पानी में डूब के ही मर गई। ये एंजल रफेल भी इस दर्द से अभी तक बाहर नहीं निकला होता है। उसके मुंह से धीरे से एक वर्ड निकल जाता है What the fuck? और ये एक वर्ड उसको पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी है। जैसे ही वो ये वर्ड बोलता है उसके सर के ऊपर जो रिंग होती है वो एकदम से रेड हो जाती है। और क्योंकि ये इस एंजल की सेकंड गलती है तो सेकंड गलती की सजा पिछले बार से ज्यादा बड़ी होगी। उस होलो रिंग के अंदर से एक आवाज आने लगती है ये तुम्हारी सेकंड गलती थी, इस वजह से तुम्हारे ऊपर 480 पॉइंट्स की पेनल्टी लगाई जाती है। एक एंजल केवल 300 पॉइंट्स की पेनल्टी को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी पेनल्टी इसके ऊपर जा चुकी है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। अब की बार की सजा के तौर पर तुम एंजल की किसी भी अथॉरिटी का अब यूज नहीं कर सकते हो। होलो के अंदर से निकली इस आवाज के साथ में रफेल पूरी तरह से जमीन पर आ जाता है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पंख और हाथ में जो हथौड़ा होता है वो भी वहां से गायब हो चुका है। इसका मतलब है उसकी सारी पावर्स उसे छीनी जा चुकी है। और अब जब उसके हाथ में ये सब कुछ हो चुका है, सारी पावर से छीन चुकी है, इसके बाद वो बड़े उदास मन से सामने तो देखता है। सामने लियोन खड़ा हुआ है जिसके हाथ में उसका फावड़ा है और चेहरे के ऊपर काफी इविल एक्सप्रेशन है। वैसे यहाँ पर केवल लियोन ही नहीं है बल्कि जीवर भी पीछे की साइड पहुंच चुका है। उसके चेहरे पे सेम एक्सप्रेशन है, साथ में उसकी तलवार है। इन दोनों ने रफेल को दोनों तरफ से घेर रखा है। रफेल चश्मा उतारता है, उफरा के बोलता है आप लोग चाहे तो हम बैठ के बात कर सकते हैं, वायलेंस में क्या रखा हुआ है, बातचीत से पूरे मैटर को सुलझा लेते हैं ना। रफेल तक कहता है कि तभी उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। जोर से उसके मुंह पर फावड़ा के पड़ता है। इसके समय पीछे की साइड में जीवर खड़ा हुआ है जो कि उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है। दोनों लगातार उसके ऊपर इधर उधर मारते जाते हैं। दोनों साथ में डॉट बॉल खेल रहे हैं। इसी तरीके से रफेल का बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जेवियर और लियोन दोनों लगातार चिल्ला रहे होते हैं मारो इसे, इसको बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना, इसको पीटते जाओ पीटते जाओ। लगातार इस तरह उसकी पिटाई चल रही होती है। लियोन के चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा इविल एक्सप्रेशन है। इस बार तो जेवियर को बिल्कुल ध्यान नहीं आ रही होती है। वो पूरे जोर से इसको लगातार पीटता जा रहा है। कुछ देर के अंदर इस हालत ऐसी जाती है कि एकदम बेसुध हो जाता है। इसको पीटा जा रहा है लेकिन उसको ध्यान ही नहीं है कि इसको इतनी बुरी तरह पीट रहे हैं। लगातार इधर उधर के लोटे खाता रहता है और मुक्के पड़ते रहते हैं। कुछ देर तक ऐसे पिटने के बाद में ये बंदा बेहोश जाता है और फिर उसके बाद में फ्रंटेरा मेंशन के अंदर इसको होश आता है। ये अपने आप को एक बिस्तर के अंदर पाता है। अभी बंदा जिंदा बच गया है। होश में आते ही इसके मुंह से केवल एक आवाज निकलती है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं यहाँ पर किस जगह पर हूँ। तभी वो नोटिस करता है पास ही में लियोन बैठा हुआ है जो कि उसे कहता है ओ तुम होश में आ गए, मुझे वैसा लगा नहीं था कि तुम अब होश में आ पाओगे। तुम्हारी हेल्थ हमने बहुत ज्यादा खराब कर दी थी, लेकिन तुम एंजल हो, तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा मजबूत है। तुम्हें वैसे एहसास हो रहा होगा कि तुम अमर हो। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा श्राप बन चुका है क्योंकि हमने जितनी बुरी तरह से तुम्हें पीटा था उसके बाद तो तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई होगी। रफेल बोलता है वैसे तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो, और अभी मेरी हेल्थ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरी देखभाल भी कर रहे थे। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। मैंने यहाँ पर आकर तुम्हारे ट्रुथ और ज्वेल को नष्ट करने की कोशिश की थी, तुम्हें भी पीटने की कोशिश की थी, तो फिर तुम मेरी इस सेवा क्यों कर रहे हो। लियोन कहता है इसका जवाब यह है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। हमें ये बात पता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो तुम्हारी ड्यूटी थी और तुम्हारी ड्यूटी भी बिल्कुल भी गलत नहीं थी। ट्रुथ और ज्वेल को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये बात तो हम भी मानते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी और हमारी वैल्यूज के बीच में फर्क है। तुम जो बचाना चाहते हो हम भी अपनी तरफ से उसी को बचाना चाहते हैं। तुम्हारा मोटिव मेरे मोटिव से कई ज्यादा बड़ा है। तुम इस पूरी दुनिया को बचाना चाहते हो, वही मेरे लिए मेरी दुनिया केवल फ्रंटियर मेंशन के आसपास तक ही है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं मैं केवल उन्हीं को बचाना चाहता हूँ, उन्हीं के बारे में सोचता हूँ और उन्हीं की जिंदगी से मुझे फर्क पड़ता है। भाई किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जो कुछ भी हुआ उस इंसिडेंट को अगर मैं इस नजरिए सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर हम दोनों में से कोई भी विलन नहीं है। हम दोनों अपनी अपनी वैल्यूज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने मॉरल्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ना तो तुम इविल हो ना ही मैं इविल हूँ। ये सुनने के साथ में रफेल एक सेकंड के लिए लियोन की तो देखता है। उसको अगले सेकंड लियोन की वो इविल फेस याद आती है कि लियोन किस तरीके से अपना इविल फेस बनाकर बुरी बेदर्दी से उसको अटैक कर रहा था और साथ में जीवर भी अटैक कर रहा था। ये सोचकर उससे कहता है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, ना तो मैं विल हूँ ना ही तुम इविल हो। ये बंदा इतना कह रहा होता है। इस टाइम पर जीवर की अपनी एंट्री होती है। जो पुराने के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है। लियोन से कहता है जीवर थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनकर भी जीवर रुकता नहीं है। वो पूरी जोर से इसको अटैक करने की कोशिश करता है। लियोन बीच में आकर किसी तरह से बचाने की कोशिश करता है। इतनी बुरी तरीके से लट्टू बना के इसको पीटने के बावजूद भी जीवर गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ है। वो इसे और भी ज्यादा पीटना चाहता है, लेकिन किसी तरीके से लियोन उसको शांत करता है। उससे कहता है इसको पीटने की जरूरत नहीं है। जीवर कहता है बिल्कुल जरूरत है, मैं तो उसको जान से मार देना चाहता हूँ। लियोन कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एंजल है, हमें सोचना पड़ेगा। हम ऐसे किसी को भी खत्म नहीं कर सकते, एक एंजल को तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए लियोन किसी तरीके से जीवर को भागी तरफ धक्का देता है और वापस से गेट को बंद कर देता है। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। लियोन के इतनी जान नहीं कि वो जीवर को उसकी मर्जी के बिना भागी तरफ धक्का देते, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल हो पाया। यानी इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। और अब दोबारा से इस रूम के अंदर केवल लियोन और रफेल ही है।
लियोन उससे कहता है तुम जब तक घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी चोट नहीं पहुंचाएगा। असल में ये बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, ये बहुत हॉट टेम्पर्ड है, तुम पर अभी भी काफी ज्यादा नाराज है, इसलिए तुम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम बुरा मत मानो, वो जल्दी शांत हो जाएगा। इसी समय राफेल को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, उस टाइम की जब लियोन और जेवियर मिलकर इसको लट्टू की तरह पीट रहे थे। राफेल को याद आता है उस टाइम पर लियोन ज्यादा अग्रेसिव था, वो पूरे जोर जोर से इसके ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन जेवियर वो था जो कि उसको बचा रहा था। लेकिन यहाँ पर चीजें अब एकदम से उल्टी हो चुकी है, लियोन यहाँ पर उसको बचा रहा है और जेवियर उसे पीटने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये चीज राफेल को समझ में आ चुकी है, लेकिन गड़बड़ एग्जैक्टली है क्या ये पूरी तरह समझ नहीं पाया। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका है कि यहाँ पर कौन है जो कि उसको पीटना चाहता है और कौन ज्यादा गुस्सेल है और उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी कंफ्यूजन के साथ में वो लियोन की तो देख रहा होता है और थोड़ी देर के अंदर उसको समझ आ जाता है कि शायद से लियोन उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। लियोन उसके सामने है, अभी जो प्रेजेंट में उसने अच्छा बिहेव कर रहा है उसको उसी को सही मानना चाहिए। ये सोचकर तुरंत ही उसने अपना सर झुका देता है और फिर आगे बोलता है तुम एक काफी अच्छे इंसान हो, मैं मानता हूँ कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बचाओ। और इसी के साथ में लियोन की प्लानिंग काम कर जाती है। वो उससे कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं समझ चुका हूँ कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान के साथ में कभी भी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो तो वैसे तो कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, तो हम भी अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ में भी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। ये कहते लियोन के चेहरे के ऊपर दोबारा से उसकी आइकॉनिक इविल स्माइल आ जाती है। ये वो इविल स्माइल है जो कि तब दिखाई देती है जब से कोई प्लान सक्सेसफुल हो जाता है या फिर जब वो किसी को पूरी तरीके से अपनी बाटली के अंदर डाल देता है। लियोन इस टाइम पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि उसने एक एंजल को अपने कब्जे में कर लिया है और अब वो जल्दी उसकी सारी बातों को मानने वाला है। लियोन सोचने लगता है इसको अपनी तरफ करना तो बहुत ज्यादा आसान था। नोवेल में मैंने पढ़ा था कि जो एंजल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मासूम होते हैं, उनको अपनी तरफ करना बहुत ज्यादा आसान होता है, और आज वही चीज मैंने अपने सामने देख लिया है, इसको मैंने बड़ी आसानी से अपनी तरफ कर लिया है। इसी समय लियोन को उसकी जीत का मेन सोर्स याद आता है। वो इसे पूछने लगता है एक मिनट, मुझे याद आ रहा है तुमसे किसी ने कहा था कि तुम अपनी सारी पावर्स को खो चुके हो और अब तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाली है। वो पनिशमेंट किस तरह की थी और ये पनिशमेंट कितने टाइम की है? राफेल बोलता है असल में इस पनिशमेंट के कारण मैं अपनी सारी पावर्स खो चुका हूँ और अब मैं एक एंजल नहीं रहा, मैं काफी लंबे टाइम तक अपनी एंजल किसी पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा, यानी कि इसका मतलब मैं अपने घर हेवन भी नहीं लौट सकता हूँ, मुझे कुछ टाइम तक यहीं पे रहना पड़ेगा। लियोन कहता है ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, तुम यहीं पे फंस के रह गए हो, अब तुम क्या दोबारा से कभी भी हेवन पे कांटेक्ट नहीं कर सकते? राफेल बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास अभी भी मेरा ही फोन है, इसकी मदद से मैं हेवन पे कांटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी मदद से कांटेक्ट बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है। लियोन कहता है ये तो एक स्मार्टफोन है। इसके जवाब में राफेल बताता है नहीं ये कोई स्मार्टफोन नहीं है, ये एक डिलीवरी फोन है जिसे केवल हेवंस के अंदर रहने वाले लोग यूज कर सकते हैं, स्पेशली एंजल्स यूज कर सकते हैं हेवन के साथ वापस से कांटेक्ट करने के लिए। लियोन कहता है एक बात मुझे समझ में आ चुकी है, हेवन और हेल के अंदर जितने भी जीव है उनके पास में नेम रखने की अच्छी नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास इतने अच्छे डिवाइस है उनके तुमने इतने बेकार से नाम रख रखे हैं। इसी तरीके से लियोन और राफेल की जो कुछ बातें होती है, लियोन पूरी तरीके से राफेल को अपने कॉन्फिडेंस में लेता है और फिर आगे पूछता है वैसे मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी कुछ टाइम के अंदर सजा खत्म हो जाएगी और फिर क्या उसके बाद तुम दोबारा से ट्रुथ और ज्वेल को नष्ट करने के लिए आ सकते हो? राफेल बोलता है ये चीज पूरी तरह से पक्का नहीं है, हो सकता है मैं ना आऊं या फिर हो सकता है मैं आ जाऊं, क्योंकि ये तो सब तो ऊपर के ऑर्डर देने वाले डिसाइड करते हैं, वो हमें काम देते हैं और वो जो हमें काम देते हैं वो हमें करना पड़ता है। अगर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ट्रुथ और ज्वेल को नष्ट करना पड़ेगा तो मैं दोबारा से यहाँ पर आऊंगा और उसे पूरी शिद्दत से नष्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस बात को कोई भी नहीं डाल सकता कि ट्रुथ और ज्वेल का तुम जैसे लोअर क्लास के लोगों के पास में होना एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, पूरा हेवन हेल पूरी दुनिया इधर से उधर हिल सकती है। लियोन कहता है कि सच में ये इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता इसके अंदर कोई भी बड़ी दिक्कत है। वैसे हाँ ये बात सच है कि अगर हमारे पास ट्रुथ और ज्वेल होगा तो लोग हम पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इसका ये सोल्यूशन नहीं कि तुम्हें बनाने से रोक दो, हमें नॉलेज गेन करने से तुम्हें कैसे रोक सकते हो? इससे अच्छा तुम्हें उन लोगों को रोकना चाहिए जो कि हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, हम कुछ सही कर रहे हैं उससे रोकने से अच्छा है तुम उनको रोको जो कुछ गलत करने वाले हैं। तुम्हें नहीं लगता इस तरीके से हमें कुछ सही करने से रोकना ये भी हमारे साथ में वायलेंस है, ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है, हमें जो करना है वो हमें करने देना चाहिए, हम तो अपनी खुद की दुनिया के अंदर कर रहे हैं ना, तो फिर तुम हमें क्यों रोक रहे हो? लियोन की ये बात काफी तक ठीक भी होती है। एंजल लियोन की बात को एकदम ध्यान सुन रहा होता है। लियोन क्या बोलता है अब तुमने काफी सारे मिशन किए होंगे, उनसे मिशन के अंदर तो कामयाब हो पाए क्योंकि तुमने जितने मिशन किए थे वो सारे सही भी थे, तुम्हें बात पता है कि तुम सारे मिशन अब तक करते आए हो, उनमें इसलिए पास हो पाए क्योंकि वो सही थे और तुम केवल सही काम ही करते हो, इसलिए एंजल मशहूर है। और तुम्हारा हर समय केवल सही काम को करना ये चीज बताता है कि तुम एक एंजल हो, एक असुर, और एक एंजल में यही फर्क होता है कि एंजल सही काम करते हैं और असुर बुरा काम करते हैं। लेकिन वही जब तुम हमारे केस में देखोगे तो तुम एहसास होगा कि तुम गलत काम कर रहे हो और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है। लियोन जब इसे कुछ कह रहा होता है तब राफेल का पूरा ध्यान लियोन की बातों के ऊपर ही है, यानी इसका मतलब लियोन की प्लानिंग वर्क कर रही है। लियोन कोई बातों के अंदर नहीं रह सकता चाहे वो कोई एंजल ही क्यों ना हो। और जैसे जैसे राफेल लियोन की बातों के अंदर आता जा रहा है, लियोन के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल आती जाती है, वो मनी मन बुरी तरह से हंस रहा है। ये स्माइल इस बात का प्रतीक है कि वो जो कुछ प्लानिंग कर रहा था वो प्लानिंग वर्क कर रही है और वो पूरी तरीके से इस बंदे को अपने कब्जे में करने वाला है। लियोन की बातों का राफेल के ऊपर एक काफी अच्छा इफेक्ट दिखाई देने लगा है। वो समझने लगा है कि सच में लियोन जो कुछ भी कह रहा है वो कुछ हद तक ठीक भी है। बजाय लोअर रिलम के अंदर रहने वाले लोगों को रोकने के, इनको उन लोगों को रोकना चाहिए जो कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। लोअर रिलम के लोगों को रोकना ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको जो कुछ भी करना है वो उन्हें करने देना चाहिए। लोअर रिलम के लोगों को थोड़ी सी खुशी देने के चक्कर में हम उनसे उनकी आजादी छीन रहे हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। जब ये सारी बातें राफेल को सुन में आ रही होती है, इस टाइम पर लियोन इस आग के अंदर और भी घी डल जाता है। वह बोलता है तुम लोग क्यों तय नहीं कर रहे? मुझे याद है जब तुम आए थे तब तुमने ये कहा था
कि तुम रोवर विलियम को एकदम अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो क्या ये तुम्हारा तरीका है प्रोटेक्ट करने का? तुम लोगों ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, मैं भी लोवर विलियम से बिलोंग करता हूँ, तुम मुझे जान से मार देते अगर मैं तुम्हारे रास्ते में आता तो ये कोई तरीका नहीं है किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने का। क्या तुम्हें तुम्हारे तरीके में और किसी मोस्टर के तरीके के अंदर कुछ फर्क दिखाई देता है? मोस्टर भी सेम ऐसी चीज करेंगे, वो यहाँ पर आएंगे, अपनी बात को हमसे मनवाने की कोशिश करेंगे, और अगर हम नहीं मानेंगे तो हम प्रोटेक्ट करके हमें मारने की कोशिश करेंगे। सेम वही चीज तुमने की है। तो फिर हेवन या फिर किसी और जगह के अंदर क्या डिफरेंस है? वो भी हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तुम भी अटैक करने के लिए आ रहे हो, तो फर्क क्या है दोनों में? तुम हमें कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? लियोन की बातें पूरी तरीके से राफेल के दिमाग के अंदर बैठ जाती है। वो आगे बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने कभी भी इससे सोचा ही नहीं, हम हमेशा हेवन के बनाए हुए नियमों को फॉलो करते हैं बिना ये सोचे कि दूसरों के ऊपर से क्या इफेक्ट हो रहा है। लियोन कहता है, बहुत अच्छे, आखिरकार तुम्हें बात समझ में आने लगी है। अब इसका एक सोल्यूशन मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लोवर विलियम के साथ जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ क्यों चल रहा है, यहाँ पर सब कुछ किस तरह से वर्क करता है। जब तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमोगे या कि लोगों को समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे करके हमारी मेंटलिटी समझ में आने लगेगी, हम क्या चीज क्यों करते हैं, ये सब कुछ समझ में आने लगेगा और वही तुम्हें फायदा कराएगा। राफेल बोलता है, क्या सच में ये चीज पॉसिबल है? क्या तुम इस काम के अंदर मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें मदद चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बात पता है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं होगा। लियोन कहता है, नहीं तुम्हें तो फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे मन में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रेस्पेक्ट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ तुम थोड़े से अनकंफर्टेबल से हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा करते हैं, इसे एक डील बना देते हैं, मैं केवल तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। ये कहते वो अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालता है। वो पहले अपने साथ में इसको लेके आया था, उसको अच्छी तरह से पता था वो इस बंदे को अपनी जाल के अंदर पूरी तरह फंसा लेगा और एक कॉन्ट्रैक्ट का काम जल्दी यहाँ पर उठने वाला है। वो उसे दिखाते हुए बोलने लगता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ शर्तें वगैरह लिखी हुई है, इसके अंदर एक कीमत टाइप कुछ है कि जिसके बदले में मैं तुम्हें पूरी जगह दिखा दूंगा, सब कुछ तो समझाऊंगा कि लोवर विलियम किस तरह से वर्क करता है, इसके बदले में तो बस मेरे थोड़े बहुत काम कर देना। इस तरीके से तुम जो थोड़े से अनकंफर्टेबल से हो रहे थे तुम वो भी नहीं होगे, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है उसके बदले में तुम एक काम करने वाले हो, तुम्हारा स्वाभिमान बिल्कुल वैसा के वैसा ही रहेगा। ये कहते हैं लियोन के चेहरे के ऊपर एक काफी इविल स्माइल होती है, शायद राफेल की नजर इस स्माइल के ऊपर नहीं गई है। वो केवल इस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है और बिना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े उसके ऊपर साइन कर देता है। उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है और अब जब साइन हो चुके हैं तो लियोन सोचने लगता है, आखिरकार इसने भी साइन कर दिया, ये मेरी मुट्ठी में अब पूरी तरह आ चुका है, अब मेरी मुट्ठी पे डिसाइड करता है कि इसके साथ में क्या होने वाला है। एक एंजल के मेरे साथ में होने के साथ में मैं काफी कुछ कर सकता हूँ, काफी ऊपर तक मेरी पहुंच चुकी है, एक एंजल के लेवल तक, और जहां तक मुझे लगता है इसकी मदद से एक काम को अचीव किया जा सकता है। मेरे पास में अभी वो फ्रीजिंग हार्ट है जो कि मेरे हार्ट को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है और उसको ठीक करने के लिए मुझे आई ऑफ फायर चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये एंजल इसका मेरी मदद कर पाएगा। इसके बाद में हम कुछ दिनों बाद देखते हैं फ्रंटियर सिटी के अंदर सब कुछ एकदम शांत है, यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है, ड्रैगी और बेबोंग आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ फ्रंटियर मेंशन के अंदर एंजल राफेल अपनी नींद से जागता है। इसकी सुबह की रोज की आदत है, ये सुबह जल्दी उठ जाता है, तैयार होकर अपने इस रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो काम करने लग जाता है जो कि लियोन ने से करने के लिए कहा था, इस पूरी दुनिया को देखना, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर सब कुछ किस तरह से वर्क करता है। और इसकी ये इच्छा काफी अच्छी तरह वर्क भी कर रही है। वो आराम से यहाँ पर पूरी जगह पर घूम रहा होता है, यहाँ पर उसने घूम के चीज प्रूव कर दिया है, इंसानों के अलावा बाकी जितने भी जीव यहाँ मौजूद है वो सबके सब एंजल से कब से रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर केवल इंसान ही है जिनको एंजल से रिस्पेक्ट करना नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जानवर है वो सबके सब राफेल के आसपास घूम रहे होते हैं, उनको राफेल का बिल्कुल भी डर नहीं है। वो खुद से राफेल के पास में आकर उसे चिपकने की कोशिश करते हैं और राफेल भी इनके साथ है पूरी रेस्पेक्ट के साथ में और बहुत अच्छी तरह से बात करता है। इनके साथ भागते हुए कहने लगता है, तुम सबके सब कब ज्यादा अच्छे हो, मेरी कब ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो, तुम्हारे साथ में घूमने से मुझे कब ज्यादा अच्छा लगता है और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सच में इस दुनिया के अंदर कुछ अच्छे जीव है जिनको सबको अच्छी तरह प्यार करना चाहिए। इसी समय एक चिड़िया राफेल के कंधे पे बैठ जाती है और अपने को गाना गुनगुनाने लगती है। उसे देखकर राफेल बोलता है, तुम्हारा गाना काफी ज्यादा अच्छा है, इसकी रिपे में भी गाना गाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज तुम्हारी आवाज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनसेशन के तौर पर मैं कुछ तो गा के सुनाऊंगा ही। और अब इसी के साथ में राफेल का मुंह खुलता है, उसके मुंह से एक काफी तेज आवाज निकलती है, लेकिन ये आवाज काफी ज्यादा सुरीली है, पूरे एरिया के अंदर ये आवाज गूंजने लगी है और इस आवाज के उसके मुंह से निकलने के साथ में वहां पर जितने भी जानवर होते हैं वो सबके सब काफी ज्यादा खुश जाते हैं। वो वहीं पर झूमना शुरू कर देते हैं, दूर दूर तक जाकर भी आवाज फैल रही है, वहां पर ह्यूमंस के ऊपर भी इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। वो सबके सब खुश जाते हैं। एक बंदा जो एक खेत में काम कर रहा था वो बोलने लगता है, देखो कितनी अच्छी आवाज है, ये आवाज तो उसी एंजल की है ना जो कि हाल ही में हमारे फ्रंटियर सिटी के अंदर आया था। एक दूसरी लेडी बोलती है, हाँ बिल्कुल ये आवाज उन्हीं की है, हमारे लीडर हमारे लियोन की तो ये आवाज बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लियोन फ्रंटियर की आवाज तो कितनी ज्यादा बुरी थी, काश उनकी आवाज भी ऐसी ही होती। यहाँ पर इस तरह की इच्छा केवल नॉर्मल लोगों की नहीं है बल्कि शाही लोग भी सेम ऐसा सोच रहे हैं कि सोल्जर भी यही सोच रहा होता है कि ये आवाज कितनी ज्यादा अच्छी है, हमारे लीडर लियोन की आवाज भी अगर ऐसी होती तो कितना शानदार रहता। इनफैक्ट बैरन भी ये सोच रहा होता है, वो इन सभी से कहने लगता है, हाँ तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर उनकी आवाज भी ऐसी होती तो काफी अच्छा रहता, लेकिन उनकी आवाज तो फटे ढोल की जैसी है, बहुत ज्यादा वाहियात है। ये कहते वक्त बैरन भूल जाता है कि लियोन उसके पीछे की साइड में खड़ा हुआ है। लियोन चुपके से इस जगह पहुंच चुका है और जिससे बैरन को एहसास होता है कि लियोन उसके पीछे खड़ा हुआ है वो तुरंत ही काफी ज्यादा घबरा जाता है, पीछे तक घूमकर जल्दी से एक्सप्लेन करने लगता है। उससे कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी आवाज भी काफी अच्छी है, लेकिन जब से हमने आपकी उस दिन वाली आवाज सुनी थी
तब से हमारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ आपकी बात मेरे दिमाग में घूमने लगती है, इसी वजह से थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। वरना तो आपकी बात कभी अच्छी है। लियोन कहता है जब कभी भी तुम मेरी इंसल्ट करो प्लीज उस इंसल्ट को दोबारा से बोलकर मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश मत क्या करो, अब तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। ये कहते लियोन इस एंजल रफेल से कभी चिड़ा हुआ होता है। वो जीवर से बोलने लगता है ये तो धीरे धीरे करके मेरा काम खराब कर रहा है, जहाँ पर मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होती जा रही है और ये बंदा धीरे धीरे करके मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। जेवर कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको केवल आवाज अच्छी है और इसके अलावा वो एक एंजल है, काफी सुंदर दिखता है और साथ में सबके साथ में कुछ रिस्पेक्ट से बातें करता है, इसी वजह से वो थोड़ा बहुत ज्यादा लोगों से पसंद किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपकी पसंद बहुत ज्यादा अच्छी है। वैसे हम इन लोगों को दोष भी नहीं दे सकते अगर ये लोग इसको ज्यादा पसंद करने लग जाए तो, क्योंकि आप केवल एक नॉर्मल से ह्यूमन और वो है एक एंजल जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा तो होगा ही। लियोन कहता है क्या कह रहे हो तुम, मैं भी काफी ज्यादा सुंदर हूँ, तुम एक बार मेरे चेहरे की तो देखो, कोई मेरे चेहरे देखकर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इतना काबिल हो सकता हूँ। ये सुनकर जेवर लियोन तो देखता है और उसे कहता है क्या आपको सच समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, आपने इस लाइन को बोलकर अपने खुद के चेहरे की इंसल्ट कर दी है। वैसे अगर फिर भी आपको एक बार कंपैरिजन करना है तो एक बार उसके चेहरे की तो देखिए और फिर कभी एक बार अपने चेहरे को याद कीजिए, आपको सही से पता चल जाएगा कि आप में और उसमें कितना डिफरेंस है। लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल चिढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ पर वैसे भी कुछ टाइम के लिए है, उसके दिन चला जाएगा, सबके सब आप ही की रेस्पेक्ट करने वाले हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी है तब इसको यहाँ जाने के लिए कह सकते हैं, आपकी बात को मानकर तुरंत यहाँ चला जाएगा। लियोन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको मैं इतनी सही से जाने नहीं दूंगा, अभी तो हर रोज मुझे इससे एक सोने का अंडा वसूल करना है। तुम्हें याद है मैंने साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 शर्तें लिखी हुई थी, ये मेरी उन दोनों शर्तों को मानने वाला है, मैं बस उसी के इंतजार में हूँ। जैसे ही मेरी दोनों शर्तों को मान जाएगा उसके बाद में मेरे काफी सारे काम आसान हो जाएंगे। लियोन के इतना करने के साथ में एक फ्लैशबैक शुरू होता है। हम कुछ टाइम पहले उस रात का सीन देखते हैं जब ये बंदा नींद से जागा था और लियोन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था। तब लियोन कहने लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए करने के लिए 2 काम है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे इन दोनों कामों को कंप्लीट करके दो। सबसे पहला काम, जब कभी तुम्हारी सजा खत्म होगी तुम उसके बाद में दोबारा से हेवन में जाओगे, तो मैं चाहता हूँ हेवन से तुम्हें जितने भी काम मिले तुम उन सारे कामों के बारे में मुझे बताते रहो, हेवन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी अपडेट तुम्हें मुझे देती रहनी होगी। तो क्या तुम इस काम को कर सकते हो? ये कितना लियोन सोच रहा होता है कि ये बंदा तुरंत मना कर देगा क्योंकि ये काम काफी ज्यादा जासूस वाला है और ये काम करके वो हेवन के साथ गद्दारी करेगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रफेल तुरंत इस बात के लिए मान जाता है। वो कहने लगता है हाँ ये काम करना तो बहुत आसान है, मेरे पास में स्पेशल फोन है, मैं तुम्हें ये क्लेवर फोन दे देता हूँ, इसकी मदद से हेवन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी न्यूज तुम्हें मिलती रहेगी, इससे तुम लोअर क्लास के अंदर रहते हुए भी हायर क्लास की चीजों को जान पाओगे, हायर क्लास जितनी भी नॉलेज होगी वो सारी तुम्हें मिलती रहेगी। तुम्हारे हिसाब से एक लोअर क्लास के जीव के हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज है। ये सुनकर लियोन कहता है वैसे तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, लेकिन मेरे कान को सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, बार-बार मुझे लोअर क्लास का कहना ये तो मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट सा लग रहा है। वैसे चल छोड़ो ये सब कुछ जाने दो, मेरी सेकंड रिक्वेस्ट ये है उसे बताने से पहले मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक चीज का क्वेश्चन का जवाब दो। अभी इस टाइम पर तुम्हारा पनिशमेंट का टाइम पीरियड चल रहा है, तो क्या तुम अभी भी ये चीज प्रूव कर सकते हो कि तुम असल में एक एंजल हो? मतलब तुम किसी को भरोसा कैसे दिलाओगे कि तुम एक एंजल हो, और क्या ये चीज पॉसिबल भी है? रफेल बोलता है हाँ बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है इतना काफी होगा। ये कहते रफेल अपने पंख निकाल लेता है और इसके अलावा अब उसके सिर के ऊपर उसका वो होलो भी दिखाई देने लगा है। इस तरह लियोन कहता है तुम्हारे पास अभी भी ये है, लेकिन तुम्हें तो पनिशमेंट मिली थी ना, और ये तुमसे छिन गए थे। रफेल बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे पनिशमेंट मिली थी और उस टाइम के लिए मुझसे छिन गए थे, लेकिन ये मेरे पास दोबारा से आ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इनका उस तरह से यूज नहीं कर सकता जैसे एक एंजल पावर का यूज किया करते हैं। मेरे पास अभी के लिए एंजल पावर के रूप में केवल ये 2 चीजें हैं, ये पंख और मेरे सर पे लगा हुआ ये होलो, इन दोनों की मदद से हेवन के अंदर नहीं जाया जा सकता जब तक इनकी फुल फॉर्म वापस नहीं आ जाती, और इसके अलावा मैं किसी भी और एंजल की पावर का अभी यूज नहीं कर सकता हूँ जब तक ये टेम्पलेट खत्म नहीं हो जाता। लियोन कहता है लेकिन तुमसे कहा गया था कि तुम अपनी पावर से यूज नहीं कर सकते, और तुम्हारा नाम भी एक तरह से देखा जाए तुम्हारी पावर है, तुम एक एंजल हो तो ये भी तुम अपनी पावर की तरह यूज कर सकते हो, तो क्या ये गलत नहीं है? रफेल बोलता है नहीं ये किसी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि हम एंजल है, ये तुम्हारी पहचान है, इस पहचान को अगर हम किसी से छुपाएंगे तो वो गलत होगा। और अब इसी के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है, वो हंसते बोलता है हाँ बिल्कुल तुम काफी ठीक कह रहे हो, मैं भी तुमसे कुछ ऐसा सुनना चाहता था। लियोन के चेहरे के ऊपर ऐसी स्माइल आ रही है, यानी इसका मतलब वो जो कुछ भी कह रहा है वो तो केवल थोड़ा सा ही है, उसके माइंड के अंदर जरूर सा कुछ ना कुछ खतरनाक चल रहा है, उसने पूरी खिचड़ी पका ली है। इसी के साथ में फ्लैशबैक गेम खत्म होता है। हम लियोन और जीवर को एक नदी के पास में देखते हैं। लियोन ने जीवर को कुछ बता दिया है, गुस्सा की बोलने लगता है अभी हाल ही में मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि हेवन के अंदर एक मीटिंग चल रही है जिसके अंदर काफी सारे हायर अथॉरिटी के लोग आएंगे, और वहां पर वो हमारे बारे में बात करने वाले हैं कि हमने किस तरीके से एक एंजल को इतनी बुरी तरह से पीट दिया और उसे उसके काम करने से रोक दिया। ये मीटिंग कब से लंबी चलने वाली है और यही हमारे लिए बेस्ट टाइम हो सकता है। जब तक मीटिंग चलती रहेगी तब तक तो कोई भी एंजल हम पर अटैक करने के लिए नहीं आएगा और हमारे काम को नहीं रुकेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर हम अपने ट्रूथ और ज्वेल काम कंप्लीट करके रख देंगे, और जब वो हम पर अटैक करने के लिए आएंगे ट्रूथ और ज्वेल को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तब तक हमें कुछ घंटे मिल चुके होंगे, यानी कि हमें हमारे 1.5 सालों की जॉब मिल चुके होंगे। और एक बार हमें 1.5 सालों की जॉब मिल जाए उसके बाद में अगर ट्रूथ और ज्वेल को नष्ट भी कर दिया जाता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है ट्रूथ और ज्वेल के साथ मेरे कुछ घंटे भी मेरे 1.5 साल की जॉब मुझे दे देगी, और इतना ही मेरे लिए काफी है। इसलिए अब हमें जल्दी से काम शुरू करना चाहिए और तेजी से इस काम को कंप्लीट करना चाहिए। ये कहते लियोन पूरे कॉन्फिडेंस आता है, एकदम आगे बढ़ता जाता है। तभी एकदम जेवर की आवाज आती है, वो सब कहता है मुझे ऐसा लगता है ये बात करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पॉइंट पे आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपका गाना एकदम रैंडम नहीं था, वो काफी ज्यादा अच्छा था और बिल्कुल बेकार नहीं था। ये सुनने के साथ लियोन चल चलता वहीं के वहीं रुक जाता है और
और आगे बोलता है क्या कह रहे हो तुम, वो गाना बहुत ज्यादा वाहियात था, मैंने खुद ही गाना खुद से सुना है और बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जेवियर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि गड़बड़ आपके गाने में नहीं है बल्कि सुनने वालों के कानों में है। जिस तरीके से आप हेल के अंदर थे और हेल में आपने इस गाने को गाने की कोशिश की थी तो उस टाइम पर आप जितने भी डीमंस थे वो सबके सब काफी ज्यादा खुश हो गए थे। यानी कि इसका मतलब आपके गाने में कुछ तो बात है। हेल के डीमंस के लिए आपका गाना काफी ज्यादा अच्छा है, ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है। तो यानी कि गड़बड़ आपके गानों में होना ये पूरी तरह पक्का नहीं। लियोन कहता है क्या कह रहे हो तुम, ये तुमने किस तरह की मैथ बनाई है, हेल की डीमंस को गाना थोड़ी सुनाना है, मेरे को ह्यूमंस को सुनाना है। अगर ह्यूमंस को मेरी गाना अच्छा लगता है तो ही वो गाना अच्छा है। जेवियर कहता है ये जरूरी तो नहीं ना कि ऑडियंस जिस तरह की हो उसी हिसाब से गाना हो। अगर तो आपका गाना अच्छा है और ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा तो भी आपका गाना अच्छा ही रहेगा। मैं इस बात को बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जब कभी आप गाना गाना शुरू करते हैं तो उस जगह पर काफी तबाही मच जाती है और अगर आपने दोबारा से यहाँ पर गाना गाने की कोशिश की तो यहाँ पर भी तबाही मच जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप खुद के चेहरे के लिए काफी निराश फील करते हैं वैसे आपने खुद के सॉन्ग के लिए भी काफी निराश फील करते होंगे कि आपका सॉन्ग बहुत ज्यादा वाहियात है। लेकिन अगर कुछ लोगों के हिसाब से देखा जाए तो हेल के लोगों के हिसाब से देखा जाए तो आपका सॉन्ग सबसे ज्यादा शानदार है। अगर वहां पर जाकर कोई अच्छा गाना भी गाएगा तो उनको वो वाहियत लगेगा। और अगर हम हेल के लोगों से पूछेंगे तो आप उनके बेस्ट सिंगर है। जेवियर जब इस तरीके से लियोन की तारीफ करता है तब लियोन केवल उसकी तरफ देखते रह जाता है और फिर एकदम से कुछ मुंह बनाकर वहां पे गाना गाना शुरू कर देता है। तभी जेवियर की दोबारा से आवाज आती है, वो चिल्लाते बोलता है आपका गाना अच्छा हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगता हो लेकिन मेरे कान आपके इस गाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और नहीं अभी मैं इस स्थिति में हूं कि आपके गाने को सुन सकूं। इतने पास से तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे कानों में और मेरे अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं है जब गानों को दोबारा से बर्दाश्त किया जा सके। जिस सुनने के साथ में लियोन मुंह बना लेता है, वो गुस्सा होते बोलने लगता है तुम्हारी इस आखिरी लाइन ने मेरी सारी एक्साइटमेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसी के साथ में लियोन पूरे गुस्से में वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लियोन और जेवियर दोबारा से उस साइड की तो बढ़ रहे होते हैं जहां पर ट्रूथ ऑफ ज्वेल को बनाई कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ देर तक ऐसे आगे बढ़ने के बाद में लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वो अपने गाने की तारीफ के बारे में सुन रहा होता है कि किस तरीके से जेवियर ने उसकी तारीफ की और धीरे करके उसके चेहरे में जो स्माइल आई है जेवियर भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वो भी हंसने लगता है। और अब इसी के साथ में इस एपिसोड को खत्म कर देता है। वैसे अभी भी एक मिस्ट्री बाकी है कि लियोन ने राफेल से आखिरी विश क्या मांगी थी, उसकी सेकंड रिक्वेस्ट क्या थी। जो कुछ भी हो अगले एपिसोड में पता चली जाएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।